हम सीए फाइनल के ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एनालिटिक्स से चैप्टर नंबर 5 मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स प्रैक्टिस में से पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में करीब 12 से 30 मार्क्स का आता है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मेट थ्राइस इन द ईयर 2014 एंड द फोर्थ मीटिंग दो कॉल्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम। ठीक है ना। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कॉन्ट्रावेंटेड। सिंपल सी बात पूछी गई है कि अगर एबीसी लिमिटेड की बोर्ड की 3 मीटिंग हो चुकी है और चौथी मीटिंग कोरम के कारण हेल्ड नहीं हो पाई, मतलब कोरम के कारण मीटिंग हेल्ड नहीं की गई है, मतलब मीटिंग करी नहीं गई है, मीटिंग हुई थी पर कोरम नहीं हो पाई, तो इसलिए मीटिंग हेल्ड नहीं की गई। ठीक है ना। एग्जामिन क्या ये कंपनी का कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो गया कि यार ये चौथी मीटिंग नहीं कर पाया? तो देखते हैं आंसर। चलिए, A company must hold a minimum number of 4 meetings every year of directors in such a manner that not more than 120 days shall intervene between the two consecutive meetings of the board. कंपनी को हर साल कम से कम 4 मीटिंग करना ज़रूरी है, और वो भी इस तरीके से कि कोई सी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कंटिन्यूस जो 2 मीटिंग आ रही है, 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग आ रही है, उन 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का फासला नहीं हो। ठीक है ना। इन सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 डेज शेल इंटरवेन बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन दैट दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास या डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता सकता है कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे किसी कुछ पर्टिकुलर क्लास या डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज पे। ठीक है ना। वेयर मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड, मीटिंग शेल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक इफ दैट इज नेशनल हॉलिडे नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। जहां मीटिंग होल्ड नहीं की गई, क्यों? कोरम के कारण नहीं होल्ड की गई थी। क्यों? किस कारण से कोरम नहीं हो पाई थी, इसके कारण से वहाँ पे मीटिंग हेल्ड नहीं की गई थी, तो वो आर्टिकल्स में अगर लिखा नहीं है तो वो मीटिंग मानी जाएगी कि एडजर्न की गई है। कब? अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस, सेम डे सेम टाइम एंड सेम प्लेस। मान लीजिए इस हफ्ते मंडे को मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग उस दिन जब हुई तो उसमें कोरम नहीं अटेंड कर पा रही थी, तो इसलिए मीटिंग हेल्ड नहीं हुई, तो वो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस। मतलब मंडे तो सेम डे हो ही गया, तो सेम टाइम और सेम प्लेस पे। ठीक है, उसी जगह पे और उसी वक्त पे। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे निकल गया, अगर वो जो आपका मंडे है वो अगर नेशनल हॉलीडे है, तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, अगले सक्सीडिंग डे पे वो मीटिंग होना चाहिए, नहीं ट्यूसडे पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे पे। तो इन केस ऑफ मीटिंग इज एडजर्न्ड एज द मीटिंग वाज स्टार्टेड वेल इन टाइम बट कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू द वारंट ऑफ कोरम, द holding of the adjourned meeting though in the next year will be treated as the continuation of the fourth meeting of the previous year will therefore not count in the meeting held in the next year but in the previous year। सिंपल सी बात। अगर मीटिंग एडजर्न होती है और वो अगले हफ्ते जब भी हो रही है मीटिंग, जब एडजर्न मीटिंग हेल्ड की जा रही है, तो माना जाएगा। मान के चलिए कि आपकी 3 मीटिंग थी, 3 मीटिंग तो टाइम पे हो गई, चौथी मीटिंग एडजर्न हुई है और वो चौथी मीटिंग अगले साल हुई है किसी कारण से, क्योंकि इस साल की डेट पे नहीं हो पाई, अगले साल हुई है। ठीक है ना। तो माना जाएगा कि वो चौथी मीटिंग वो प्रीवियस ईयर में हो गई, मतलब जिस साल में कंटिन्यूएशन में हो गई, जिस तारीख को एडजर्न हुई थी उसी तारीख को ही हो गई है, ना कि वो अगले ईयर की मीटिंग मानी जाएगी कि नेक्स्ट ईयर की मीटिंग में काउंट नहीं होगी। ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन नॉट वायलेटेड एंड कॉन्ट्रावेंटेड। तो इसलिए अगर चौथी मीटिंग कोरम के कारण नहीं हुई है तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 का। अगर कोरम नहीं हुई तो वो एडजर्न मानी ही जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन अ बोर्ड मीटिंग शैल इज एडजर्न फॉर द वांट ऑफ कोरम। क्या प्रोसीजर फॉलो की जाएगी अगर बोर्ड मीटिंग जो है एडजर्न कर दी गई वांट ऑफ कोरम के लिए? ठीक है ना। 174 सबसेक्शन 4 वही का आंसर है। बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड, मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड प्लेस। ठीक है ना। और इफ देयर इज नेशनल हॉलीडे नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। 174 सबसेक्शन 4 में साफ लिखा है कि बोर्ड मीटिंग जो है अगर कोरम के कारण नहीं हो पाई तो वो एडजर्न कर दी जाएगी सेम डे को, नेक्स्ट वीक में सेम टाइम और सेम प्लेस पे, उसी समय और उसी जगह पे। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे नेशनल हॉलीडे द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, अगले सक्सीडिंग डे पे मीटिंग हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ इज द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास बाय द बोर्ड और इट्स कमेटी। किस प्रकार से रिजोल्यूशन जो है सर्कुलेशन के माध्यम से पास किया जाएगा बोर्ड या उसकी कमेटी के द्वारा। बोर्ड या कमेटी किस प्रकार से रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के माध्यम से पास कर सकती है, ये बताना है अपने को। चलिए आंसर में देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स डिसीजन ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ठीक है। बोर्ड का रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन परमिट करता है डिसीजन ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। बोर्ड अप्रूवल्स कैन बी टेकन इन वन ऑफ द 2 वेज, वन बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना, अदर बाय मींस ऑफ द रिजोल्यूशन पास बाय द सर्कुलेशन। ठीक है ना। कंपनीज एक्ट परमिट करता है डिसीजन किसका, बोर्ड का, बोर्ड रिजोल्यूशन का सर्कुलेशन के माध्यम से। बोर्ड अप्रूवल्स कैन बी टेकन इन वन ऑफ द 2 वेज। बोर्ड अप्रूवल जो है वो ली जा सकती है, बोर्ड अप्रूवल 2 तरीके से, किसी भी टेकन इन वन ऑफ द 2 वेज, कोई से भी एक तरीके से, 2 तरीकों में। हाँ ठीक है ना। वन बाय रिजोल्यूशन
रेजोल्यूशन पास होता है बोर्ड मीटिंग, दूसरा एक सर्कुलेशन के माध्यम से। कोई भी रेजोल्यूशन बोर्ड का पास करना हो तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो मीटिंग में करा लो बोर्ड मीटिंग में, दूसरा 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 सर्कुलेशन के माध्यम से। तो ये सर्कुलेशन के माध्यम से जो पास होता है ना वो देखते हैं। नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास बाय द बोर्ड और कमिटी अनलेस द सर्कुलेशन, बाय सर्कुलेशन के माध्यम से तो माना नहीं जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ जब तक अनलेस द फॉलोइंग हैव बीन कंप्लाइड, जब तक ये नीचे दी गई प्रोसीजर कंप्लाई नहीं की गई। कोई भी रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के बाद द्वारा पास किया गया ऐसा नहीं माना जाएगा जब तक ये नीचे दी गई ये 5 कंडीशन कंप्लाई नहीं की गई हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टुगेदर विद नेसेसरी पेपर्स, रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेट किया गया ड्राफ्ट के साथ, टुगेदर विद नेसेसरी पेपर, जो भी जरूरी पेपर लगते हैं, जो भी कागजात लगते हैं उनके साथ साथ में ड्राफ्ट किया गया हो, ठीक है ना। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ द कमिटी एज द केस मे बी, सभी डायरेक्टर और मेंबर्स जिसको भी ये सर्कुलेट किया ना तो सबको सर्कुलेट किया गया होना चाहिए, ठीक है ना। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन हैज बीन सेंट एट देयर एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी के अंदर उनका लिखा हुआ है डायरेक्टर्स का, उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही वो ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, पोस्ट किया जाना चाहिए। और वो सच डिलीवरी हैज बीन मेड बाय द हैंड, किसी भी आदमी के हाथ के द्वारा पहुंचा दिया जाए, बाय पोस्ट पहुंचा दिया जाए, या बाय कोरियर के माध्यम से, और बाय एनी प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स मतलब क्या, ईमेल या फैक्स के माध्यम से, मतलब ये 4 तरीके से आप वो भेज सकते हो। तो साथ में हैंड डिलीवरी कर दो या फिर किसी पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक में ईमेल फैक्स दोनों काउंट हो जाएंगे। चलिए 5वां पॉइंट में ये आता है कि रेजोल्यूशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो अप्रूव होना चाहिए मेजॉरिटी पर्सन से, डायरेक्टर या मेंबर जो भी हो एंटाइटल्ड वोट करने के लिए उनके द्वारा मेजॉरिटी पर्सन के द्वारा ये अप्रूव हो जाना चाहिए। सर्कुलेशन तो कर दिया आपने, मतलब मान लीजिए 10 जनों को करना है, 10 को कर दिया, तो उसमें मेजॉरिटी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी का वोट आ जाना चाहिए, उनका रेजोल्यूशन के उनके माध्यम से पास हो जाना चाहिए, तभी माना जाएगा रेजोल्यूशन पास है। तो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हो जाना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, दूसरा सभी डायरेक्टर मेंबर को सर्कुलेट होना चाहिए, और तीसरा माध्यम है वो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पोस्ट होना चाहिए, और वो हैंड के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, कोरियर के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो कि ईमेल या फैक्स के द्वारा भी किया जा सकता है। 5वां मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो भी रिसीव कर रहे हैं, जो भी एंटाइटल हैं सॉरी, उन सभी के द्वारा ये वोट के द्वारा ये मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की अप्रूव होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट 1 द टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर दैट एनी रिजोल्यूशन अंडर द सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग। अगर जो उनको भी सर्कुलेट किया गया है, मान लीजिए जो भी डायरेक्टर है वो उनमें से कोई भी कम से कम 1/3 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो डिसएग्री करे कि बोल नहीं यार ये सर्कुलेशन के माध्यम से नहीं होके बल्कि मीटिंग के माध्यम से डिसाइड होना चाहिए रिजोल्यूशन, ठीक है ना। और चेयरपर्सन शैल पुट द रिजोल्यूशन टू बी डिसाइड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, चेयरपर्सन भी ये पुट कर सकता है रिजोल्यूशन की डिसाइड किया जाना चाहिए मीटिंग में, ठीक है ना, बजाय इसके सर्कुलेशन के। तो इंस्टेड ऑफ द रिजोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ द बाय सर्कुलेशन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या, रेजोल्यूशन हैज बीन पास बाय द सर्कुलेशन शैल हैव टू बी नेसेसरली बी नोटेड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड मेड द पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग। रेजोल्यूशन जो पास किया गया है कि सर्कुलेशन के माध्यम से, मीटिंग तो हुई नहीं थी, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन नहीं है, ये तो सर्कुलेशन का रेजोल्यूशन है। तो सर्कुलेशन के माध्यम से जब ये हुआ था, जब डाक वाक डाल के या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से सर्कुलेशन पास किया गया था, तो ये माना जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग जो भी होने वाली उस बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है और उसमें नोट किया जाएगा और मिनट्स में भी इसका रेजोल्यूशन डाला जाएगा एंड मेड द पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ सच मीटिंग, उस नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट्स बन जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, PQR लिमिटेड हेल्ड एट 3 बोर्ड मीटिंग्स टिल 31 अक्टूबर 2014 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014, मतलब 3 मीटिंग हुई है 31 अक्टूबर तक अभी PQR लिमिटेड की। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 27 दिसंबर 2014 बट फॉर द वांट ऑफ कोरम द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड, परंतु नेक्स्ट मीटिंग जो होनी है वो 27 दिसंबर को होनी है, पर कोरम के कारण वो मीटिंग हो नहीं पाई। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंप्लेन दैट द कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन नॉट होल्डिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, स्टेट वेदर द PQR लिमिटेड हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट। चलिए इसमें सिंपल सा पूछा गया है, पहली तो 3 मीटिंग जो है वो 31 अक्टूबर 2014 तक हो गई, और जो कोरम जो अगली 27 दिसंबर को होनी थी उस तारीख को कोरम नहीं हो पाई 27 दिसंबर को जो मीटिंग होनी थी चौथी वाली उसमें कोरम नहीं हो पाई, तो वो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, ठीक है ना। कुड नॉट बी हेल्ड, उस तारीख को मीटिंग हेल्ड नहीं की गई। ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ने कंप्लेन करा कि ये कॉन्ट्रावेंशन है, ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, तो क्या वो वायलेशन हुआ है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन का वैसा का आंसर कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अ कंपनी मस्ट होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड इन सच अ मैनर दैट नॉट मोर देन 120 डेज इंटरवेल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स। कंपनी को 4 मीटिंग करनी चाहिए, 173 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि कंपनी को 4 मीटिंग करनी चाहिए, और कोई सी भी दो कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास ऑफ कंपनीज, ठीक है ना, किसी क्लास या क्लास ऑफ कंपनीज पे ये प्रोविजन नहीं अप्लाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देगी। तीसरे पॉइंट, ठीक है ना, मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू द वांट ऑफ quorum unless the articles otherwise provide, meeting shall be automatically stand adjourned until the same day in the next
वीक एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस इफ दैट इज नेशनल हॉलीडे नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। अगर मीटिंग कोरम के कारण नहीं हो पाई है तो वो मीटिंग एडजर्न कर दी जाएगी, और वो भी कब, नेक्स्ट वीक में सेम डे, उसी दिन, मतलब उसी वार को और उसी प्लेस एंड उसी टाइम पे, उसी वक्त और उसी जगह पर। अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे निकलता है, दैट डे इज द नेशनल हॉलीडे, नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पे मीटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आखिरी दिन 30 देख लेते हैं। इन केस द एडजर्न मीटिंग इट शैल बी held deemed to be have been held on the date on which it was started and not on the date on which the adjourned meeting was held। जिस तारीख को मीटिंग होनी थी, मान लीजिए 27 दिसंबर को होनी थी इसके अंदर, तो माना जाएगा कि 27 दिसंबर को मीटिंग हुई है, ना कि किसी जिस तारीख को एडजर्न हो गया उस तारीख को रिजोल्यूशन हुआ है, तो उस तारीख को मीटिंग नहीं मानी जाएगी, बजाय जिस तारीख को ये स्टार्ट हुई थी, मीटिंग, मतलब 27 दिसंबर को मानी जाएगी। परंतु उस दिन कोरम के कारण नहीं हो पाई, परंतु फिर भी माने जाएगा एडजर्न मीटिंग जो है वो 27 दिसंबर को ही हुई है, मतलब वो पहले ही हो चुकी है जिस दिन वो स्टार्ट हुई थी। एज द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, इट कैन नॉट बी सेड दैट PQR लिमिटेड हैज बीन वायलेटेड द प्रोविजन सेक्शन 173 एक्ट, ठीक है ना। क्योंकि कोरम कारण मीटिंग नहीं हो पाई 27 दिसंबर को, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कंपनी एक्ट का प्रोविजन का उल्लंघन हुआ, ऐसा कहीं से कहीं नहीं माना जाएगा। सेक्शन 173 के माध्यम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर P एंड Q, ठीक है ना, वही PQR लिमिटेड और वही PQ आ गया, ठीक है ना। मिस्टर P एंड मिस्टर Q हु आर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी informed the company their inability to attend the meeting because the notice of the meeting was not served to them, discuss whether there is any default on the part of the company and the consequences thereof। मिस्टर P और Q जो है इन्फॉर्म कर रहे हैं कंपनी को कि भैया वो अटेंड नहीं कर पाएंगे मीटिंग को, क्यों? क्योंकि उनको नोटिस नहीं दिया गया था प्रॉपरली, ठीक है ना। क्या यहाँ पे डिफॉल्ट है कंपनी के पार्ट में, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस दे रहेंगे, वहाँ पे दिया जाना चाहिए था ना नोटिस, क्यों नहीं अच्छे से प्रॉपर देना था। अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस। मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस, कम से कम 7 दिन का नोटिस, ठीक है ना। In writing to every director at his address registered with the company, such notice shall be sent by the hand delivery, post और electronic means, ठीक है। सभी को रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो मीटिंग का नोटिस दे दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और नोटिंग शैल बी, ठीक है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो है, हर एक ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ठीक है, हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल्स टू डू सो शैल बी लायबल टू द पेनल्टी ऑफ 25,000। हर मीटिंग का जो पहले बात तो 7 दिन से पहले नोटिस चले जाना चाहिए हर डायरेक्टर को एट इज एड्रेस, जहाँ भी रजिस्टर्ड एड्रेस उनका है, और नोटिस जो है वो हैंड डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक में इसके पास माध्यम से आना चाहिए। और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसकी ड्यूटी है ये नोटिस देने की, फेल टू डू सो, अगर वो नहीं दे पाता है तो पेनल्टी लगेगी, कितने ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वो कोई भी ऑफिसर जिसकी लाइबिलिटी थी या डायरेक्टर जिसकी लाइबिलिटी की वो लेटर भेजे, नोटिस भेजे, तो अगर वो नहीं भेज पाया तो 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इन केस एज नो नोटिस, यहाँ पे कोई नोटिस नहीं सर्व किया गया था ऑन मिस्टर P एंड मिस्टर Q who are the director of the company, thus under section 173 subsection 4 every officer of the company responsible for the default shall be punishable with fine of 25,000 rupees, ठीक है ना। इस केस में मिस्टर P और Q को नोटिस नहीं मिला है, ठीक है ना। who are the director of the company, इन केस नो नोटिस वो सर्व, उनको नोटिस सर्व नहीं हो पाया, दस अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो भी ऑफिसर ऑफ कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर द डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन ऑफ 25,000 रुपये, उनको 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। अभी ये कौन होते हैं ऑफिसर, उनका नाम देख लीजिए। इन द केस ऑफ परमेश्वरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, परमेश्वरी प्रसाद, सही तो बोला, held that the resolution passed in the board meeting shall be not be valid since the notice all the directors was not given in writing। रिजोल्यूशन जो पास किया गया बोर्ड मीटिंग में वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि नोटिस जो है सभी डायरेक्टर को दिया नहीं गया था इन राइटिंग, ठीक है ना। Notice must be given to each director in the writing, even though the director concerned knew about the meeting shall not be valid। Resolution passed in the meeting also shall not be valid। रेजोल्यूशन जो पास किया गया मीटिंग पे वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। भले से उसकी जानकारी उस मेंबर को है कि ये मीटिंग होने वाली है, परंतु आपने उसको नोटिस नहीं दिया गया, तब भी उसमें जो रेजोल्यूशन पास किए वो भी इनवैलिड माने जाएंगे। भले उसको पता था कि यहाँ मीटिंग हो रही है, तब भी ये वैलिड नहीं है मीटिंग, ठीक है ना। रेजोल्यूशन पास होता मीटिंग शैल नॉट बी वैलिड, इसलिए उस पर वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मिस्टर P एंड Q जीत जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डायरेक्टर गोइंग अब्रॉड for a period of more than 3 months and an alternate director has been appointed in the place under section 161 subsection 2 during the period of the absence of the original director, board meeting was called, ठीक है ना। In this connection with reference to the provision of Companies Act 2013 as well as whom should the notice of the board meeting be given, to the original director or to the alternate director। देखो भैया क्या हुआ है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर भाई साहब, वो डायरेक्टर भाई साहब 3 महीने से ज़्यादा के वक्त के लिए क्या करा है, बाहर चले गए हैं, विदेश अब्रॉड गए हैं 3 महीने से ज़्यादा के वक्त के लिए, ठीक है ना। और एक अल्टरनेट डायरेक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया है इन प्लेस अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। एब्सेंस जो ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं था, बोर्ड मीटिंग हुई,
3 महीने से ज़्यादा के लिए वो बाहर गया तो अल्टरनेट डायरेक्टर उसने अपॉइंट कर दिया और उसी दौरान बोर्ड मीटिंग भी हो गई। और इस कनेक्शन में बताइए किसको नोटिस दिया जाना चाहिए? भाई आप तो अब्रॉड चले गए, ओरिजिनल डायरेक्टर, तो आपने एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया, उसी दौरान मीटिंग आ गई और मीटिंग में किसको नोटिस दिया चाहिए? वो ओरिजिनल डायरेक्टर को या अल्टरनेट डायरेक्टर को? बताइए। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द पास्ट इन जनरल मीटिंग अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग द एब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम इंडिया। ठीक है ना। बोर्ड डायरेक्टर जो है अगर आर्टिकल्स के द्वारा ऑथराइज है, अगर आर्टिकल्स में ऑथराइज किया गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को एक अल्टरनेट डायरेक्टर के तौर पे, जब भी वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए बाहर जाए, कम से कम उसका एब्सेंस 3 महीने से ज़्यादा का रहना चाहिए, तब वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है ना। मीटिंग ऑफ द बोर्ड में भी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट 7 days नोटिस। मीटिंग जो है बोर्ड की कम से कम 7 दिन के नोटिस के साथ बुलाई जा सकती है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड में भी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर। नोटिस शैल बी सेंड बाय द हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स। जो नोटिस है वो हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से दिया जा सकता है। 7 दिन का नोटिस एटलीस्ट देना है और नोटिस जो है वो सेंड किया जाएगा हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से। देयर इज नो लीगल प्रेसिडेंस वेदर द नोटिस ऑफ द मीटिंग इज टू बी सेंड टू द ओरिजिनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर। यहाँ कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि भैया ये मीटिंग का नोटिस जो है वो सेंड किया जाना चाहिए ओरिजिनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर को, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 7 दिन के पहले प्रायर नोटिस पहुंच जाना चाहिए और वो हैंड डिलीवरी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके माध्यम से पहुंचना चाहिए। यहाँ कोई लीगल प्रेसिडेंस नहीं कि किसके ऊपर ओरिजिनल को देना है या अल्टरनेट को देना है। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस नोटिस ऑफ द मीटिंग में भी सर्व टू बोथ। प्रूडेंस के माध्यम से कर देखे, प्रूडेंस के फंडामेंट लगाते हुए कि भैया दोनों को भेज दो आप नोटिस, किसको? ओरिजिनल और अल्टरनेट डायरेक्टर दोनों को, एज वेल एज ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज फॉर द टाइम बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि टाइम बीइंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, तब भी उसको भी नोटिस भेज दो और अल्टरनेट डायरेक्टर को भी भेज दो, दोनों खुश करो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Board of Directors of Infotech Consultants Limited registered in Calcutta proposes to hold the next board meeting. ठीक है ना। In the month of May 2014 they seeks your advice in respect of the following matters. ठीक है ना। Can the board meeting be held in Chennai when all the director of the company resides at Kolkata? क्या कलकत्ता में रजिस्टर्ड ऑफिस, कोलकाता में रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इन्फोटेक कंसल्टेंट्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है। ठीक है ना। वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करें मई 2014 में। ठीक है ना। परंतु मई 2014 में जो मीटिंग हेल्ड की जाएगी वो कर रहे हैं कि भैया ये बोर्ड मीटिंग आप चेन्नई में करो बजाय कोलकाता के। कहाँ करो? चेन्नई में बजाय कोलकाता के। इज इट नेसेसरी दैट द नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द बिजनेस और ट्रांजिटेड? क्या ये जरूरी है कि बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो स्पेसिफाई करना चाहिए नेचर ऑफ द बिजनेस जो उसके अंदर ट्रांजिट किया जाना चाहिए? नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द टू बी ट्रांजिटेड। क्या उसमें बोर्ड मीटिंग में लिखा होना चाहिए, नोटिस में लिखा होना चाहिए क्या नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजिट होगा उस बोर्ड मीटिंग में? एडवाइस विद रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, रिलेवेंट प्रोविजन कंपनीज एक्ट के माध्यम से एडवाइस कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। कैन द बोर्ड मीटिंग बी हेल्ड इन द चेन्नई व्हेन ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिसाइड एट कोलकाता? जब कोलकाता में हो रहे हो तो आंसर देखिए। देयर इज नो प्रोविजन द बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। द कंपनीज एक्ट लेज डाउन दैट द प्रोविजन ऑफ द होल्डिंग मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है ना। यहाँ कोई प्रोविजन नहीं कि बोर्ड मीटिंग जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस या एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, चेन्नई में करना चाह रहे हैं, करने दो ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब सभी डायरेक्टर रिसाइड कर रहे हैं कोलकाता में, बोर्ड मीटिंग हो सकती है चेन्नई पे तो हो सकती है भाई। कंपनीज एक्ट लेस डाउन द प्रोविजन फॉर होल्डिंग मीटिंग बाय द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कंपनीज एक्ट प्रोविजन रखता है कि मीटिंग की जा सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। आपने चेन्नई में मीटिंग रख दी, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख दी, वहाँ पे भले एक बंदा बैठा हो, बाकी 10 बंदे कोलकाता से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहे हो तो मान लिया जाएगा वो चेन्नई पे होल्ड की गई मीटिंग। देयर इज नो डिफिकल्टी इन होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग इन चेन्नई इवन ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स रिसाइड एट कोलकाता, रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड एट कोलकाता, प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द होल्डिंग ऑफ अ वैलिड बोर्ड मीटिंग एंड द अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू साइनिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रोल कॉल्स एक्सेट्रा आर कंप्लाइड विद। हो सकती है भले से आपका कोलकाता में सभी डायरेक्टर रह रहे हो या रजिस्टर्ड ऑफिस भी आपका कोलकाता में, आप चेन्नई में मीटिंग कर सकते हो, परंतु आपने सभी रिक्वायरमेंट जो एक वैलिड बोर्ड मीटिंग की होती है, सभी डॉक्यूमेंट जो साइन करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सभी आपने साइन कर लिए हो, सभी जो भी रिक्वायरमेंट हो कंप्लाई कर ली हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, इज इट नेसेसरी नोटिस ऑफ द is it necessary that the notice of the board meeting should specify the nature of the business to be transited? क्या ये जरूरी है कि नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग में लिखा होना चाहिए किस प्रकार का नेचर ट्रांजिट किया जाना चाहिए? हाँ। गिविंग ऑफ नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग ऑफ नॉट लेस देन 7 days टू एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट लेइंग डाउन द कंटेंट ऑफ द नोटिस। यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है
एक्ट में की जो ले डाउन करेगी कंटेंट क्या होना चाहिए नोटिस का। नोटिस में भी इंटरप्रिटेड एज इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग, डज नॉट इंक्लूड एजेंडा ऑफ द मीटिंग, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्ड मीटिंग and the responsibilities placed on the directors. As a matter of good secretarial practices, the notice should include full details and particulars of the business to be translated in the board meeting. Article of association of the company may take it mandatory to do so in almost all cases. नोटिस जो होना चाहिए वो कम से कम 7 दिन का प्रायर नोटिस होना चाहिए। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं दिया कि उसके अंदर कंटेंट में क्या होना चाहिए। नोटिस इंटरप्रेट इस तरीके से भी किया जा सकता है कि भैया वो इंक्लूड करे या एजेंडा या नहीं करे, कंसिडरिंग इंपॉर्टेंस मीटिंग का। उसके अंदर आप एजेंडा डाल सकते हो कि उसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा उस मीटिंग का। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज ऑन डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। एज अ मैटर ऑफ गुड सेक्रेटरी प्रैक्टिस नोटिस शुड गिव इंक्लूड फुल डिटेल्स। एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के हिसाब से हम कहें तो नोटिस में एक फुल डिटेल्स होना चाहिए, पर्टिकुलर्स रहना चाहिए बिजनेस के, जो कि ट्रांसलेट किया जाना चाहिए एट द बोर्ड मीटिंग, ठीक है ना। आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ कंपनी में मेक इट मैंडेटरी टू डू सो इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। यहाँ कोई कंपलसरी ऐसा तो नहीं है, परंतु एक गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में कहते हैं कि यार आप सब चीज़ फुल डिटेल दो कि उस मीटिंग में क्या क्या होना है, क्या एजेंडा होना है। और आर्टिकल एसोसिएशन जो है ये एजेंडा लिखना उस नोटिस के अंदर मैंडेटरी कर सकता है चाहे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ फॉरेन कोलैबोरेटर इन ABC लिमिटेड, ठीक है ना। XYZ जो है एक फॉरेन कोलैबोरेटर है ABC लिमिटेड में, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फॉरेन कोलैबोरेटर होल्ड्स 49% ऑफ द शेयर होल्डिंग। फॉरेन कोलैबोरेटर जो है XYZ लिमिटेड वो 49% शेयर होल्डिंग होल्ड करता है ABC लिमिटेड में, ठीक है ना। बोर्ड मीटिंग ऑफ ABC लिमिटेड आर यूजुअली हेल्ड इन इंडिया। समटाइम्स मीटिंग द बोर्ड आर कॉल्ड एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस फॉर विच देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल एसोसिएशन दैट ड्यूरिंग सच सिचुएशन नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी सेंड बाय ईमेल। स्टेट इन द कनेक्शन वेदर द सच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ अ फॉरेन कोलैबोरेटेड कंपनी इज वैलिड विद द परव्यू विद इन द परव्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या ये जो कनेक्शन में प्रोविजन जो आर्टिकल एसोसिएशन फॉरेन कोलैबोरेशन की ये वैलिड है। आपने XYZ लिमिटेड फॉरेन कोलैबोरेटर है ABC लिमिटेड का, ये फॉरेन कोलैबोरेटर 49% शेयर होल्डिंग रखता है और बोर्ड मीटिंग कभी कभार अचानक बुलाई जाती है, ठीक है ना। कभी कभार एकदम अचानक बुला ली जाती है एकदम शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है ना। ये आर्टिकल एसोसिएशन में इसका प्रोविजन भी डाला गया है कि भैया ये शॉर्ट नोटिस में जब ये मीटिंग बुलाई जाए तो आप मात्र ईमेल के माध्यम से नोटिस भेज सकते हो, ठीक है ना। स्टेट इन कनेक्शन विद सच प्रोविजन आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑफ फॉरेन कोलैबोरेटेड कंपनी इज वैलिड। क्या फॉरेन कोलैबोरेटेड कंपनी का ये आर्टिकल ऑफ उसके संदर्भ में ये आर्टिकल जो है ये वैलिड है विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर्टिकल में ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 इसमें साफ लिखा है मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजिट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। एक मीटिंग शॉर्ट नोटिस पे बुलाई जा सकती है कुछ अर्जेंट बिजनेस ट्रांजिट करने के लिए, बशर्ते वहाँ पे एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद होना चाहिए। शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए। मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस। बोर्ड की जो मीटिंग है वो मिनिमम 7 दिन के नोटिस के बिना नहीं कॉल की जाना चाहिए। इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ठीक है ना, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे बाय हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मिनिमम 7 दिन का प्रायर नोटिस मिलना चाहिए उसको हर एक डायरेक्टर को जो कि उसमें अटेंड करने वाला है, ठीक है ना। इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एड्रेस रजिस्टर्ड हैंड डिलीवरी के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से, कुरियर या किसी भी माध्यम से, ठीक है ना। हैंस द सेंडिंग ऑफ नोटिस बाय ईमेल इज देन ऑर्डिनरी मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस। तो ये जो आप ईमेल से भेज रहे हो ये एक ऑर्डिनरी मोड है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेज रहे हो। इसका मतलब इन द गिवन केस द शॉर्टर नोटिस इज लीगली परमिटेड विथ ओनली कंडीशन बीइंग द प्रेजेंस ऑफ द कोरम एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है ना। द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स इन दिस रिगार्ड इज नॉट रिलेवेंट। प्रोविजन जो है उसमें आर्टिकल्स में जो लिखे हैं वो कोई इतना रिलेवेंट नहीं रखते हैं। वो नॉर्मली आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग कर सकते हो और आपको बस ये ध्यान रखना है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहे और कोरम प्रेजेंट हो जाए। शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, उसका नोटिस सबको भेजो प्रॉपरली और उसके अंदर कोरम प्रेजेंट रहे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर से रहे। आर्टिकल्स में इसमें कुछ भी लिख दो इस संदर्भ में वो कोई रिलेवेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 whether the notice of a board meeting is required to be sent to the following person। क्या नोटिस ऑफ मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग का नोटिस क्या इन सभी नीचे निम्नलिखित जनों को सेंड किया जाना चाहिए बोर्ड मीटिंग का नोटिस, ठीक है ना। इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, अ डायरेक्टर हु हैज एक्सप्रेस हिज इनएबिलिटी टू अटेंड अ पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर जिसने ये एक्सप्रेस किया है उसकी इनएबिलिटी अटेंड करने की पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग। अ डायरेक्टर हु हैज गॉन अब्रॉड फॉर लेस देन 3 months, डायरेक्टर जो कि अब्रॉड गया फॉर लेस देन 3 months, 3 महीने से कम समय के लिए। इसमें बताइए क्या नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग इनको दिया जाना चाहिए। एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, दूसरा जिसने की इनएबिलिटी टू अटेंड पर्टिकुलर मीटिंग, जिसने बताया कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा उसको, तीसरा जो कि डायरेक्टर बाहर चले गया परंतु 3 महीने से कम समय के लिए गया तो उसको दिया जाना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से तो तीनों को।
चलिए देखते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डायरेक्टर टू बी गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग इमटेरियल वेदर डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और नॉट। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस मस्ट बी गिवन। ये मैंडेटरी है भी है, जो भी डायरेक्टर है कंपनी के, जितने भी डायरेक्टर है उन सबको नोटिस देना चाहिए एवरी बोर्ड मीटिंग का, ठीक है ना। इमटेरियल वेदर द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और नॉट, भले से वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, उसको मीटिंग का नोटिस दिया जाना चाहिए। इन केस ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर नोटिस मस्ट बी गिवन, इसलिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर के इसमें नोटिस दिया जाना चाहिए। डायरेक्टर हु हैज एक्सप्रेस्ड द इनएबिलिटी टू अटेंड द पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग, even if a director states that he will not be able to attend the next board meeting, notice must be given to that director, उसको भी नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, a director who has gone abroad, डायरेक्टर जो कि विदेश गया, who has gone abroad, the director who has gone abroad is still a director, जो कि अब्रॉड गया है वो अभी भी डायरेक्टर है, still a director, he is entitled to receive notice of the board meeting, वो entitled है कि वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस रिसीव करे, ठीक है ना। जो कि विदेश भी चले गए, भले से वो डायरेक्टर है, वो अब्रॉड गया है ना, तब भी वो एंटाइटल है नोटिस के लिए, ठीक है ना। डिलीवरी, हाँ ठीक है ना, डिलीवरी ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो, क्योंकि आप वो विदेश चले गए तो आप डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से भी तो कर सकते हो ना। कंपनीज एक्ट 2013 परमिट्स डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, ठीक है ना। तो ये कंपनीज एक्ट परमिट करता है कि डायरेक्टर को कि पार्टिसिपेट कर ले, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या किसी और ऑडियो विजुअल मीन्स के माध्यम से भी वो मीटिंग में मतलब शामिल हो सकता है, भले से वो अब्रॉड चले गया, शामिल तो हो ही सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 8, ABC Limited has 12 directors on its board and has following clause in the articles of association, ठीक है ना। The question arising at any meeting of the board of directors or any committee thereof shall be decided by majority of the votes except in cases where the Companies Act 2013 expressly provide otherwise। एबीसी लिमिटेड के 12 डायरेक्टर है बोर्ड में, ठीक है ना। ये फॉलोइंग कॉज आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी कमिटी देयरऑफ शैल बी डिसाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्रेसली प्रोवाइड अदरवाइज, सिवाय उन केसेस में जहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि अदरवाइज, ठीक है ना। इन वन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड डायरेक्टर्स 8 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिस्कशन, ठीक है ना। ऑन द मैटर वोटिंग ऑफ वाज डन, ऑन द मैटर जो है वोटिंग कर दी गई थी, ठीक है ना। वोटिंग वाज डन, 3 डायरेक्टर्स वोटेड इन द फेवर ऑफ द मोशन, 2 डायरेक्टर वोटेड अगेंस्ट द मोशन एंड 3 डायरेक्टर एब्सटेन फ्रॉम द मीटिंग। 12 डायरेक्टर है बोर्ड में, ठीक है ना। क्वेश्चन एक रिजोल्व, हाँ आर्टिकल्स में ये क्लॉज लिखा हुआ है, हाँ कोई भी क्वेश्चन होता है बोर्ड मीटिंग का या कमेटी की मीटिंग का तो वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, एक मीटिंग में 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, 12 में से 8 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, 4 एब्सटेन हो गए, ठीक है ना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिस्कशन वोटिंग वाज डन, वोटिंग हुई, उसमें से 3 ने फेवर में, 2 ने अगेंस्ट में दिया और 3 एब्सटेन फ्रॉम मीटिंग। उन 3 ने तो कुछ बोला नहीं और 3 ने फेवर में दे दिया और 2 ने अगेंस्ट में दिया। तो क्या माना जाएगा, ये रिजोल्यूशन पास हुआ है कि भैया उसमें लिखा है ना मेजोरिटी तो चाहिए अपने को वोट्स की, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द मोशन वाज कैरीड और नॉट। इट इज क्लैरिफाइड दैट द मोशन बीइंग वोटेड वाज नॉट कंसर्निंग अ मैटर विच रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है ना। क्या मोशन जो कैरी आउट किया गया है क्या वो रेफरेंस कंपनीज एक्ट के हिसाब से सही है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द मोशन बीइंग वोटेड अपॉन was not concerning a matter which requires consent of all the directors presented in the meeting, ठीक है ना। क्वेश्चन अराइजिंग एट एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स, क्वेश्चन जो अराइज कर रहा है मीटिंग पे वो डिसाइड किया जाना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के माध्यम से। जो भी मीटिंग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के माध्यम से डिसाइड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अराइजिंग एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी डिसाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स। सिमिलर क्लॉज एग्जिस्ट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एबीसी लिमिटेड। 8 डायरेक्टर्स आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स वाज प्रेजेंट, ठीक है ना, एंड आउट ऑफ दिस 8 डायरेक्टर्स ओनली 5 डायरेक्टर एक्सरसाइज देयर वोट्स। यही क्लॉज एग्जिस्ट करेगा आर्टिकल्स में जहां पे 8 डायरेक्टर आउट ऑफ 12 डायरेक्टर तो प्रेजेंट है, परंतु इन 8 में से 5 ने ही वोट दिया है। आउट ऑफ दिस 5 वोटेड ऑन द मोशन आर टू बी एक्सरसाइज, ये कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ 5 जिनने वोट किया उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा। तो डायरेक्टर हु डिड नॉट वोट उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। देयर वोट्स विल बी डिसरिगार्डेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु वोटेड इन फेवर विल बीइंग 3, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि वोट कर रहे हैं इन फेवर जो है वो बीइंग 3 है जिनने फेवर में वोट किया है, इज हायर देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु वोटेड अगेंस्ट, वो ज़्यादा है, हायर है देन द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु वोटेड अगेंस्ट बीइंग 2।
द मोशन इज कैरिड और इज कंसिडर्ड टू बी पास बाय द मेजोरिटी। ठीक है, इसलिए मोशन माना जाएगा कि वो पास हुआ है मेजोरिटी के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं, जिनने वोट किया है ना वही कंसीडर किए जाएंगे। 12 है, 12 में से 8 आए हैं, बाकी 4 एब्सेंट है, उनको कंसीडर मत करो। अब वो 8 आए, 8 में से भी 5 ने वोट दिया है तो वो 5 को कंसीडर करो, बाकी 3 को भूल जाओ। अब वो 5 में जिनने वोट दिया है वो किस फेवर में दिया है तो उसकी मेजोरिटी मानी जाएगी। तो उन 5 ने 3 मेजोरिटी में वोट दिया, फेवर में दिया, तो वो मेजोरिटी मानी गई और वो पास माना जाएगा, जो भी हाँ मैटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनालाइज एंड एडवाइज विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये सभी सिचुएशंस के बारे में हाँ एडवाइस कीजिए। देयर आर 9 डायरेक्टर्स इन द कंपनी एंड आउट ऑफ विच 2 ऑफिसेस ऑफ द डायरेक्टर हैव फॉलन वेकेंट। 9 डायरेक्टर है, उनमें से 2 ऑफिस खाली हो गए। व्हाट विल बी द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। ठीक है ना, यहाँ 9 डायरेक्टर है, आउट ऑफ विच 2 ऑफिसर्स हैव फॉलन वेकेंट, वो 2 जो है वेकेंट हो गए, तो इसमें कोरम क्या होगी? बहुत से। कोरम इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। जो भी बोर्ड की स्ट्रेंथ है उसका 1/3 माना जाता है कोरम। तो यहाँ कितनी हो गई? 7। 7 की में से टोटल नंबर ऑफ बोर्ड की कितनी होगी? 7 हो गई ना, क्योंकि 9 में से 2 चले गए, तो कितना होगा? 7। 7 का 1/3। 7 का 1/3 मतलब कुछ देखते हैं फ्रैक्शंस में आएगा। ठीक है ना, आंसर देख लेते चलो पहले। कोरम हाँ मैं सारा बता दूंगा कि क्वेश्चन इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड। एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1, जो भी फ्रैक्शन होगा राउंडेड ऑफ किया जाएगा एज 1। और द 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर द टोटल स्ट्रेंथ इज टू बी डिराइव्ड बाय आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्टर्स हुज ऑफिस आर वैकेंट, जिनका ऑफिस वैकेंट है। ठीक है ना, वेयर द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इज 9 एंड 2 ऑफिसेज हैव फॉलन वैकेंट। जहाँ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो है 9 है और 2 ऑफिस वैकेंट हो गए हैं, इसलिए हम कहेंगे कि क्या वी फाइंड 1/3 ऑफ 9 - 2 यानी 1/3 ऑफ 7। ठीक है ना, 2 और 1/3, 2 और 1/3 मतलब ये राउंडेड ऑफ किया जाएगा 2 एज 3, मतलब ये 21 नहीं है, 2 और फिर 1/3, 2 और 1/3 मतलब 2 और 1/3 मतलब 2.33 हो गया, 2.33 डायरेक्टर्स। तो ये राउंडेड ऑफ किया जाएगा एज 3 बीइंग हायर देन 2। 2.33 जो आ रहा है वो हायर देन 2 है, देयरफॉर 3 डायरेक्टर वुड कंस्टिट्यूट अ कोरम। तो 7 में से 3 डायरेक्टर आ जाएंगे तो कोरम मानी जाएगी। ठीक है, ये 1/3 आना चाहिए डायरेक्टर, ऐसा साफ लिखा है। अगर वो फ्रैक्शन में निकल रहे हो तो उसको राउंडेड ऑफ किया जाएगा 1 में। 2.33 जो 2.33 आ रहा है वो उसको राउंडेड ऑफ किया गया 3 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? There are 15 directors in the company and during the discussion in a particular item 13 of the directors are said to be interested within the meeting of section 184 subsection 2 of the Companies Act. What shall be the quorum of the meeting? 15 डायरेक्टर हैं, 15 डायरेक्टर कंपनी में और डिस्कशन के दौरान 13 डायरेक्टर माने गए कि इंटरेस्टेड है, तो कोरम कितनी मानी जाएगी? कोरम कितनी मानी जाएगी? चलिए देखते हैं आंसर इसका। Under section 174 subsection 3, if at any time the number of the interested director exceeds or is equal to the 2/3 of the total strength of the board of directors, the number of the directors who are not interested but present at the meeting not be less than 2 shall constitute a quorum. अगर किसी भी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड करता है या इक्वल करता है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 किसी भी दौरान इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर 2/3 होते हैं और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द नंबर ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉन इंटरेस्टेड बट आर एट द मीटिंग नॉट बी लेस देन 2 शैल कंस्टिट्यूट अ कोरम। ठीक है ना, परंतु अगर 2 से कम है, ठीक है ना, अगर टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 डायरेक्टर एक्सीड्स करता है, इज इक्वल टू 2/3 और एक्सीड्स इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो नंबर ऑफ डायरेक्टर जो कि नॉन इंटरेस्टेड है बट प्रेजेंट एट द मीटिंग वो नॉट बी लेस देन 2, अगर वो 2 से कम है, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर 2 से कम है तो वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं कोरम। देयर आर इन ऑल 15 डायरेक्टर्स आइटम्स कम अप फॉर डिस्कशन इन रिस्पेक्ट ऑफ 13 हैपन टू बी इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो 13 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। इन स्पाइट ऑफ द एक्सेस ऑफ द इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग मोर देन 2/3, परंतु इंटरेस्टेड डायरेक्टर तो 2/3 से ज़्यादा है, तो मान लिया जाएगा कोरम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंस्टिट्यूटिंग द कोरम नेमली 2 आर प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड कैन ट्रांसलेट द पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस। कि यहाँ पे प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है कंस्टिट्यूट कर रही कोरम, जो कि 2 है। इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड के केस में माना जाएगा अगर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है वो इंटरेस्टेड है तो वो कोरम में आ जाएंगे, परंतु नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है उससे कम है तो तब तो कोरम में नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा है तो कोरम में आ सकते हैं, या फिर वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 2 को। तो यहाँ पे जब 2 आ गए हैं, प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर ऑफ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंस्टिट्यूट का कोरम नेमली 2 आर प्रेजेंट एट द मीटिंग कैन ट्रांसलेट द पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस, वो ट्रांसलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सम अर्जेंट आइटम्स आर लेफ्ट ओवर द एजेंडा इन ऑफ द मीटिंग। ठीक है ना, बोर्ड मीटिंग के अंदर एक अर्जेंट आइटम ऑफ एजेंडा रखा गया था, ठीक है ना, विच कंक्लूडेड एंड डिसीजन कुड नॉट बी
डिफर टिल द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है ना, उसका कंक्लूड किया जाएगा और नेक्स्ट मीटिंग तक उसका डिसीजन नहीं दिया गया। एडवाइज द कंपनी अबाउट हाउ द रिजोल्यूशन शैल बी पास नाउ, किस तरीके से रिजोल्यूशन पास किया जाए। रिजोल्यूशन में भी पास इन द बोर्ड अप्रूवल्स इन वन ऑफ द टू वेज, आइदर एट द बोर्ड मीटिंग और बाय सर्कुलेशन। दो तरीके से पास हो सकता है, ये तो रिजोल्यूशन के माध्यम से या फिर सर्कुलेशन के बोर्ड मीटिंग के माध्यम से, सर्कुलेशन के माध्यम से, ठीक है ना। आइटम्स विच कुड नॉट बी कंक्लूडेड एंड डिसाइडेड द बोर्ड मीटिंग इट कैन नॉट बी डिफर्ड टिल द नेक्स्ट मीटिंग। अगर कोई आइटम कंक्लूड कर दी गई है, कंक्लूड नहीं हुई है और डिसाइड की गई है कि बोर्ड मीटिंग पे, मीटिंग में डिसाइड हो गई है और वो कंक्लूड नहीं हो पाई कोई भी आइटम, वो डिसाइड तो हो गई उसके बारे में कि भी है डिसाइडेड एट द बोर्ड मीटिंग, इफ कैन नॉट बी डिफर्ड टिल द नेक्स्ट मीटिंग बी पास बाय सर्कुलेशन, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दे डू नॉट इंक्लूड सच आइटम्स एज रिक्वायर्ड टू पास ओनली एट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रोवाइडेड दे डू नॉट इंक्लूड सच आइटम्स एज रिक्वायर्ड टू पास ओनली एट द मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स। आइटम्स कोई कंक्लूड नहीं हो पाई, ये डिस्कस तो हुई है परंतु ये माना जाएगा कि वो डिसाइड कर लिया गया, नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड डिस्कस कर ली जाएगी, परंतु तब तक उसका रिजोल्यूशन अपन सर्कुलेशन के माध्यम से पास कर लेंगे। परंतु ये चीज़ें तब नहीं हो सकती जब कभी मीटिंग पे ही कोई पर्टिकुलर आइटम ऑफ मैटर जो है रिक्वायर रहता है कि भैया वो मीटिंग में ही डिस्कस किया जाए, तो उस बात पे लागू नहीं होगा, बाकी चीज़ों पे आप सर्कुलेशन के माध्यम से उसको डिफर कर सकते हो, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू पास द रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड बाय सर्कुलेशन फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन, ड्राफ्ट प्रपोज्ड रिजोल्यूशन मस्ट बी सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद ऑल रिलेवेंट नेसेसरी पेपर्स। रिजोल्यूशन को ड्राफ्ट कर दो विद रिलेवेंट नेसेसरी पेपर्स के साथ साथ में। अबाउट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिलीवर्ड, जो सभी डायरेक्टर्स मेंबर्स या कमेटी एट देयर एड्रेसेस रजिस्टर विद द कंपनी, सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिलीवर कर दिया जाना चाहिए डायरेक्टर मेंबर या कमेटी जिनका भी रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी में लिखे हुए हैं उन सबके, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी डिलीवर बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट कुरियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक। मेजॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी कैसे होगी, हैंड के माध्यम से हैंड डिलीवरी या फिर पोस्ट के माध्यम से कुरियर या इलेक्ट्रॉनिक, चारों माध्यम से किसी भी तरीके से करनी है। रेजोल्यूशन मस्ट बी अप्रूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और द मेंबर हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। ये रेजोल्यूशन जो है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो कि एंटाइटल्ड टू वोट है उनके माध्यम से अप्रूव हो जाना चाहिए। पांचवा जो है देयर मस्ट नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है ना। रिक्वायरिंग दैट ईच सच रेजोल्यूशन सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कम से कम वन थर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन वन थर्ड, देयर मस्ट बी नॉट बी एनी ऑब्जेक्शन फॉर नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, एक तिहाई से ज़्यादा से ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए कोई से भी जने को, ठीक है ना। रिक्वायरिंग दैट सच रेजोल्यूशन द सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग, ठीक है ना। ये रिक्वायर करेगा कि ये सच रेजोल्यूशन जो है डिसाइड किया जाएगा एट द मीटिंग, ठीक है ना। रेजोल्यूशन सो पास शैल बी नोटेड एट द सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड और द कमेटी देयर ऑफ। रेजोल्यूशन जो पास किया गया वो नोट किया जाएगा सब्सिक्वेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड या फिर कमेटी देयर ऑफ, ठीक है ना, बोर्ड या फिर मीटिंग देयर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ नो हॉलीडे लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन द नेशनल हॉलीडे। मीटिंग जो है बोर्ड की वो हेल्ड की गई ऑन नो हॉलीडे लिमिटेड की मीटिंग कब हेल्ड की गई बोर्ड की, ऑन द नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे पे हेल्ड की गई है ऑफ नो हॉलीडे लिमिटेड, ठीक है ना। मीटिंग कब हो रही है, नेशनल हॉलीडे पे हो रही है। हाउएवर ड्यू टू द लैक ऑफ कोरम द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड एंड देयरफॉर द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग डिसाइड दैट द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग टू बी एडजर्न ऑन द नेक्स्ट मंडे को ही हो रही है देखो। हाउएवर द डेट फिक्स बाय द एडजर्न मीटिंग हैपन टू बी नेशनल हॉलीडे, डेट जो फिक्स की गई एडजर्न मीटिंग की वो नेशनल हॉलीडे ही निकल रहा है, ठीक है ना। एडवाइज एंड ड्रॉ योर एनालॉजी विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द एडजर्न मीटिंग ऑफ द बोर्ड कैन बी हेल्ड ऑन अ डे विच इज अ नेशनल हॉलीडे। क्या ये एडजर्न मीटिंग बोर्ड की हेल्ड की जा सकती है ऑन अ डे जो कि नेशनल हॉलीडे है। डेट जो फिक्स करी गई है एडजर्न मीटिंग में हैपन टू बी नेशनल हॉलीडे, जो डेट फिक्स की गई वो एडजर्न हॉलीडे की वो नेशनल हॉलीडे, एडजर्न मीटिंग की भी वो नेशनल हॉलीडे निकल रही है। अभी जो मीटिंग हेल्ड की गई नो हॉलीडे लिमिट की वो नेशनल हॉलीडे पे थी, एडजर्न मीटिंग भी नेशनल हॉलीडे निकल रही है। क्या ये एनालॉजी जो ये कंपनी सेट के हिसाब से सही सेट कर रहे हो, वेदर द मीटिंग जो है कैन बी हेल्ड ऑन अ डे विच इज अ नेशनल हॉलीडे, क्या एडजर्न मीटिंग हो सकती है क्या। पहली बात नॉर्मल मीटिंग के बारे में तो लिखा नहीं है तो वो तो आप कर लो, परंतु एडजर्न मीटिंग के बारे में लिखा है कि वो नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड विद द कंपनी, एट द एड्रेस जो कि रजिस्टर्ड है कंपनी वो उस पर 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस को भेजना है मीटिंग के पहले, ठीक है ना। नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और एक कोरियर के साथ। द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस, ठीक है ना, टू बी ट्रांजिट द अर्जेंट बिजनेस, कोई अर्जेंट बिजनेस ट्रांजिट करने के लिए बोर्ड मीटिंग का शॉर्टर नोटिस भेज सकती है कोई अर्जेंट बिजनेस। दैट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी शैल बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, कोरम भी होना चाहिए उसमें। एज फार एज द होल्डिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज कंसर्न्ड इट मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस on any day including a national holiday if agreed by the director। वाओ, मतलब अगर डायरेक्टर ने अग्री कर लिया है तो जो नेशनल हॉलीडे आपका आता है उस दिन भी आप मीटिंग कर सकते हो। इट में बी हेल्ड एट एनी प्लेस ऑन एनी डे इंक्लूडिंग अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे है परंतु उस दिन भी आप मीटिंग कर सकते हो, 12 अगस्त तो उस नेशनल हॉलीडे की आप।
डायरेक्टर अगर अग्री कर रहे हैं आपस में कि भैया वो नेशनल हॉलिडे को मीटिंग कर ले तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. व्हेन अ बोर्ड मीटिंग इज अर्जेंट ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, अर्जेंट मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक इफ द डे इज नेशनल हॉलिडे नेक्स्ट सक्सीडिंग डे. परंतु एडजर्न मीटिंग जो है कोरम के कारण नहीं हो पाई है, तो अगले हफ्ते सेम डे, सेम प्लेस और सेम टाइम पे होनी चाहिए. अगर वो नेशनल हॉलिडे तो नेक्स्ट 16 डे तो होनी चाहिए. ये साफ लिखा, अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं. देयरफॉर द अर्जेंट मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अ नेशनल हॉलिडे अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट इट कैन. इसलिए अर्जेंट मीटिंग तो नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती. भले से आर्टिकल ऑफ कंपनी ने ऐसा लिखा हो कि भैया कर लो आप, परंतु तब भी अर्जेंट मीटिंग नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द वैलिडिटी लीगलिटी ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है ना. अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओपीक्यू लिमिटेड ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2014. मीटिंग जो होनी है 30 सितंबर 2014 को होनी चाहिए. डिड नॉट टेक प्लेस फॉर द वांट ऑफ कोरम. एज अ रिजल्ट द कंपनी डिड नॉट होल्ड एनी बोर्ड मीटिंग फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2014. ठीक है. इस कारण से कोई मीटिंग नहीं हो पाई है क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2014 को. ठीक है ना. एंड देयर इज अ कंप्लेंट दैट द कंपनी हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन दिस रिगार्ड. यहाँ पे कंप्लेन आई है कंपनी ने प्रोविजन का कंपनी ने वायलेट किया है एक्ट का प्रोविजन. ठीक है ना. आंसर बताइए बस. Section 173 subsection 1 requires a company to hold at least 4 meetings in a year in such a manner that not more than 120 days shall elapse between the two board meetings. रिक्वायर करता है सेक्शन 173 कि कोई भी 4 मीटिंग होनी चाहिए साल में, और उन 4 मीटिंग में से कोई सी भी 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का फासला नहीं होना चाहिए. इन केस अ मीटिंग इज हेल्ड बट कुड नॉट बी कंटिन्यूड ड्यू टू द वांट ऑफ कोरम, मीटिंग गेट्स एडजर्न टू द सेम डे टाइम एंड द प्लेस इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है ना. मीटिंग मान ली जाएगी एडजर्न सेम टाइम, उसी समय पे और उसी जगह पे नेक्स्ट वीक में. ठीक है ना. यहाँ कोई वॉलेशन नहीं है. एज अ मीटिंग वॉज नॉट हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2014. यहाँ कोई वॉलेशन नहीं हो रहा क्योंकि मीटिंग जो है हेल्ड नहीं हुई है 30 सितंबर 2014 को, तो यहाँ कोई वॉलेशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वहाँ कोरम नहीं आई होगी. ठीक है ना. एंड द मीटिंग विल ऑटोमेटिकली बी एडजर्न ऑन द सेम डे ऑफ द सेम टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है ना. कोरम नहीं आई ना भैया, कुड नॉट बी कंटिन्यू ड्यू टू वारंट ऑफ कोरम. ठीक है. तो वो नेक्स्ट वीक में आप एडजस्ट कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर अ कंपनी टू होल्ड बोर्ड मीटिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस एज लॉन्ग एज 4 बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड. ये जरूरी नहीं कंपनी एक्ट 2013 में कि फॉर कंपनी टू होल्ड बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे एज लॉन्ग एज 4 मीटिंग आर हेल्ड, कि यार क्वार्टरली बेसिस पे जरूरी नहीं है कि ऐसा होल्ड करना, ऐसा जरूरी नहीं है. कंसिडरिंग द डेट्स व्हेन अदर मीटिंग्स आर हेल्ड इट मे इमर्ज दैट द कंपनी हैज नॉट वायलेटेड द प्रोविजन. डेट्स को कंसीडर करते हुए ये अदर मीटिंग्स की ये हेल्ड किया था कि ये कंपनी ने कोई वॉलेशन नहीं किया था. एलिगेशन दैट द कंपनी इज कॉन्ट्रावेंटेड द प्रोविजन इज नॉट करेक्ट. कंपनी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया है दोस्त, कोई नहीं किया है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. मिस्टर एमटीपी वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द एजीएम एट द एजीएम ऑफ द लिमिटेड कंपनी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2013. 30 सितंबर 2013 को कोई कंपनी की लिस्ट लिमिटेड कंपनी की एजीएम हुई है 30 सितंबर 2013 को. ठीक है. उसमें मिस्टर एमटीपी को डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एंड ही कैरीड ऑन हिज ड्यूटीज एंड फंक्शंस एज अ डायरेक्टर. उन्होंने एज अ डायरेक्टर के तौर पे अपनी ड्यूटीज एंड फंक्शंस निभाए. इन द मंथ ऑफ अगस्त 2014 इट वाज फाउंड आउट दैट देयर वर सर्टेन इरेगुलरिटीज इन हिज अपॉइंटमेंट एंड ऑन 31 अगस्त 2014 हिज अपॉइंटमेंट वाज डिक्लेयर इनवैलिड बट मिस्टर एमटीपी कंटिन्यू टू एक्ट एज अ डायरेक्टर इवन आफ्टर 31 अगस्त 2014. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद द प्रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 whether the acts done by Mr. MTP are valid and binding on the company. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यार. देखो कितनी सिंपल सी बात पूछी. क्वेश्चन को समझने की बात कर रहा हूँ, आंसर तो नहीं. आंसर थोड़ा सा टिपिकल है जरूर, बाकी बहुत ईजी है. क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा है कि 30 सितंबर 2013 को उनको एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ एजीएम में, और वो मिस्टर एमटीपी भाई साहब को अपॉइंट तो कर दिया, परंतु 31 अगस्त 2014 को ऐसा देखा गया कि भाई साहब ये तो इनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड तरीके से हो गया है, इनका अपॉइंटमेंट होना ही नहीं चाहिए, ये वैलिड नहीं है इनको. तो मिस्टर एमटीपी ने तो फिर भी 31 अगस्त तक डायरेक्टर के तौर पे काम किया. तो बताओ क्या इस दौरान 30 सितंबर 2013 से 31 अगस्त 2014 तक जो भी इनने कार्य किया है इन 11 महीनों में, क्या ये सब एक्ट्स इनने किए हैं ये वैलिड रहेंगे और बाइंड करेंगे कंपनी पे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करेंगे. चलिए करेंगे ना यार, वो तो ही. सेक्शन 176 बताता है कि एक्ट्स डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड नॉटविथस्टैंडिंग इन दैट इफ इट मे आफ्टरवर्ड्स बी डिस्कवर्ड दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड. ये सेक्शन 176 में साफ लिखा है कि भैया जो भी डायरेक्टर ने एक्ट किए गए हैं वो वैलिड माने जाएंगे नॉटविथस्टैंडिंग अगर आप बाद में उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो जाता है तो भी, नॉटविथस्टैंडिंग अगर आफ्टरवर्ड्स ही डिस्कवर्ड एज द अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी गिवन द वैलिडिटी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर बाय द डन बाय द डायरेक्टर एज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड. इस सेक्शन में कुछ भी डीम नहीं किया जाएगा टू गिव वैलिडिटी टू एक्ट्स डन बाय द डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट बी इनवैलिड और हैव बीन टर्मिनेटेड. अगर वो इनवैलिड है या टर्मिनेट हो गया हो तब भी.
उसमें अगर अपॉइंटमेंट के बाद कुछ भी होता है, इनवैलिड या टर्मिनेट हो जाता है, तो वो सभी एक्ट्स माने जाएंगे हैं, वो बाइंड करेंगे, नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो टर्मिनेट हो गए, इनवैलिड हो गए। एक्ट्स बाय मिस्टर MTB अप टू द डेट ऑफ इरेगुलरिटी और हिज अपॉइंटमेंट कमिंग टू नोटिस ऑफ द कंपनी विल बी डीम्ड टू वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। इसलिए जो भी एक्ट किए गए हैं MTB के द्वारा, वो इरेगुलरिटी पाई जाने के बाद भी वो वैलिड रहेंगे और बाइंड करेंगे कंपनी पे। चलिए आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो थोड़ा सा बचा। एनी एक्ट डन बाय हिम आफ्टर द डेट ऑन विच हिज अपॉइंटमेंट वाज नोटिस्ड by the company will be deemed to be invalid. The act done by Mr. MTP after 31 अगस्त 2014 shall be deemed to be invalid and not binding on the company. मतलब 31 अगस्त 2014 का तो मालूम पड़ा कि इनका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो गया, तो 31 अगस्त 2014 के बाद जो भी इनने कारनामा किए हों वो सभी इनवैलिड है और कंपनी पे बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया कि यार ये सब गलत अपॉइंटमेंट हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आउट ऑफ द पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 179 द बोर्ड वांट्स टू डेलीगेट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द पावर टू बोरो मनीज अदरवाइज देन ऑन द डिबेंचर्स, ठीक है ना। डिबेंचर के अलावा भी आप पैसा बोरो कर सकते हो, एमडी के पास पावर है, दे दिया गया, बिना डिबेंचर के माध्यम से भी आप पैसा बोरो कर सकते हो मार्केट से, ठीक है ना। एडवाइस वेदर सच अ डेलीगेशन इज पॉसिबल, क्या ये जो डेलीगेट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, ये पावर ये डेलीगेट किया सकता है, पॉसिबल है क्या? वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ द डेलीगेशन इज गिवन टू द मैनेजर और द प्रिंसिपल ऑफिसर इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिसर ऑफ द कंपनी? क्या ये डेलीगेशन अगर ब्रांच मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर को दिया गया तब भी वैलिड रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा? अगर प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजर को दिया या ब्रांच ऑफिसर को ये डेलीगेट कर दिया गया पावर कि आप डायरेक्ट डिवेंचर के अलावा किसी माध्यम से पैसा उठा सकते हो, तो क्या तब भी ये वैलिड रहेगा? तो देखते हैं, चलिए इसका आंसर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी टू मेक कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर्स ऑफ द मनी अनपेड ऑन द शेयर्स, टू मेक करने के लिए कॉल्स, काय पे कॉल्स करने के लिए ऑन द शेयर्स होल्डर्स ऑफ द मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, ठीक है, टू ऑथराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, ठीक है ना। इस बात में क्या सिंपल सा कहा है कि एक्सरसाइज करते हैं ये सब पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, ये डेलीगेट करने के पावर, ठीक है ना, पास एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड, क्या कि कॉल कर सकते हो आप शेयर होल्डर से पैसा अनपेड अमाउंट का, आप बायबैक कर सकते हो सिक्योरिटी को, इशू कर सकते हो सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर, बोरो कर सकते हो मनी, मार्केट से बोरो कर सकते हो मनी, देखिए ध्यान देने के बाद, इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स को, ठीक है ना, इन्वेस्ट कर सकते हो फंड को, ठीक है, फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हो, to grant loans or give guarantee, to approve financial statement and board report, to diversify the business of the company, business of the company को diversify कर सकते हो, approve कर सकते हो amalgamation, merger या reconstruction, ठीक है ना, to take over the company or acquire or controlling the substantial stake in another company, any other matter, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप ये सब चीज़ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कर सकते हैं डेलीगेट। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं शेयर होल्डर से पैसा, ठीक है ना, दूसरा क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं सिक्योरिटी, और फिर डिबेंचर इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज मतलब इशू कर सकते हैं डिबेंचर के जैसी, और बोरो कर सकते हैं मनी, इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स, ग्रांट कर सकते हैं लोन ग्रांट कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, बोरो कर सकते हैं मनी और इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड, ठीक है ना, और फिर अप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट का पावर भी आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है ना। डाइवर्सिटी कर सकते हो बिजनेस ऑफ द कंपनी, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, AMR, अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, AMR को अप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। टेक ओवर द कंपनी टेक ओवर कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, कोई दूसरा मैटर हो वो भी आप कर सकते हो डेलीगेट, ठीक है ना। बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग डेलीगेट टू एनी कमिटी और द बोर्ड of the board of directors or the managing director, manager or any principal officers the power specified in the clauses D to F on such condition as may be specified, ठीक है ना। ये जो D से F में लिखा है ना, पावर टू बोरो मनी, इन्वेस्ट द फंड और ग्रांट द लोन और गिव गारंटी, बिग इसको बोलते हैं। ये जो D से F में लिखा है ना, बिग मतलब बोरो मनी, I मतलब इन्वेस्ट द फंड्स, जी मतलब ग्रांट द लोन और गिव गारंटी, ये जो बिग है, ये सब जो पावर्स दिए गए ना, ये सभी चीज़ें बोर्ड बाय रेजोल्यूशन पास द मीटिंग डेलीगेट कर सकता है डायरेक्टर को, ठीक है ना। दस पावर स्पेसिफाइड इन क्लॉज D to F ऑन सच कंडीशन, जैसे कि स्पेसिफाई हो, ये D से F तक है, बिग पावर जो है ना, ये उसकी जो कंडीशन लगा के आप डेलीगेट कर सकते हो। मैटर्स रिफर्ड टू इन D, E and F मे बी डिसाइड बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन के माध्यम से भी डिसाइड किए जा सकते हैं। फ्रॉम द बोर्ड रीजन इट इज क्लियर पावर टू बोरो मनी D, मतलब कि अंडर D above may be delegated to the managing director, मैनेजर या अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द स्पेक्ट्रा पेपर्स लिमिटेड रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर पावर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन रिलेशन टू द फॉलोइंग मैटर्स. ठीक है ना. बायबैक ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन. एडवाइस करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्या ये वैलिड रहेगा, क्या ये पावर रहेंगे उनके पास इन सब मैटर में. बाय बैक ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. क्या बाय बैक कर सकते हैं कंपनी का 10% तक की पेड अप शेयर कैपिटल का बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए. बाय बैक कर रहा बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के 10% तक का कर सकते हैं कैसा, बिना रेजोल्यूशन के. चलिए देखते हैं. Board of Directors of the company shall exercise the power to authorize buyback of securities by means of resolution passed at the meeting of the board. No company shall purchase its own shares or other specified securities unless the buyback is authorized by articles. Special resolution has been passed at the general meeting authorizing the buyback. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑथोराइज करना बायबैक ऑफ सिक्योरिटी बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन जो कि पास किया जाता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड. ठीक है ना. कोई कंपनी परचेस नहीं कर सकती इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अनलेस बायबैक जो ऑथोराइज आर्टिकल्स के द्वारा. आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन मिला हो तब तक आप बायबैक नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पार्ट ऑफ द मीटिंग ऑथराइजिंग द बायबैक. स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया हो तब तक नहीं कर सकते बायबैक. परंतु नथिंग कंटेन इन द क्लॉज शैल अप्लाई. ये सभी क्लॉज में जो लिखा है ना ये अप्लाई तब नहीं होगा. कब, मतलब आप बिना आर्टिकल के भी आप बायबैक कब कर सकते हो, या बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के बायबैक भी आप कर सकते हो. नथिंग कंटेन इन द क्लॉज शैल अप्लाई वेयर द बायबैक इज 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. जहां बायबैक जो है 10% या उससे कम है टोटल पेड अप शेयर कैपिटल या फ्री रिजर्व का 10% या उससे कम. ये सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड. ये बायबैक जो है ऑथराइज किया गया है बोर्ड के द्वारा. 10% से कम है, यहाँ पे हमने देखा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के तो कर सकते हैं. या फिर ये बायबैक जो है बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया हो. ठीक है ना. We can say that in the case buyback of the company for the first time up to 10% of the paid up share capital, a special resolution will not be required if the buyback has been authorized by the board. अगर बायबैक की जरूरत, हाँ का स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर ऑथराइज कर दिया गया बोर्ड के द्वारा तो. ठीक है ना. डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स BIGI इन्वेस्ट मनी. ठीक है ना. Delegation of power to managing director of the company to invest surplus funds of the company in the shares of some other companies. चलिए आंसर. According to section 179 subsection 3 clause E, board of director of the company shall exercise the power to invest the funds of the company on behalf of the company by means of resolution passed at the meeting of the board. जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी की एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द इन्वेस्ट ऑफ द फंड, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फंड बिहाफ कंपनी के बाय मींस रेजोल्यूशन जो कि पास किया जाएगा एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड. बोर्ड की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड को. बोर्ड में डेलीगेट द पावर टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी बाय बोर्ड रेजोल्यूशन. ये पावर कंपनी डेलीगेट्स कर सकती है बोर्ड रेजोल्यूशन के माध्यम से कि आप किसी और को भी डेलीगेट कर सकते हैं. एमडी के अलावा किसी और के पास भी, हाँ एमडी को भी डेलीगेट कर सकते हैं, पर डायरेक्टर के पास बोर्ड के पास ही पावर है कि भैया इन्वेस्ट किस में करना फंड को. ठीक है ना. ये डेलीगेशन भी हो सकता है. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज विल बी गवर्न्ड बाय द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ये गवर्न किया गया. ठीक है ना. प्रोविजंस इसमें अप्लाई होंगे. स्पेसिफिक प्रोविजंस सेक्शन 186 विल बी एप्लीकेबल फॉर सच इन्वेस्टमेंट्स. Section 186 applicable. No investment shall be made or loan or guarantee or securities. No investment shall be made or loan or guarantee or any security unless the resolution sanctioning it is passed. जब तक कि उसका resolution जो sanction करते हुए उसको pass कर दिया गया है at a meeting of the board with the consent of all director present at the meeting and their prior approval of the public financial institution concerned. ठीक है ना. At the meeting, board की meeting पे with the consent की सभी director जो present है meeting पे prior approval के साथ of public financial institution concerned. Unanimous resolution of बोर्ड इज रिक्वायर्ड है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन जो है बोर्ड का वो रिक्वायर्ड रहेगा. सेक्शन 186 डज नॉट प्रोवाइड फॉर डेलीगेशन. सेक्शन 186 में डेलीगेशन को बारे में प्रोवाइड नहीं किया गया है. प्रपोज डेलीगेशन ऑफ द पावर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स ऑफ द कंपनी इन द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनीज इज नॉट इन ऑर्डर. प्रपोज डेलीगेशन जो है पावर का टू मैनेजिंग डायरेक्टर को टू इन्वेस्ट करना सरप्लस फंड्स का इन्वेस्टमेंट करना. कि प्रपोज डेलीगेशन जो ये पावर का डेलीगेशन करना इन्वेस्ट करना सरप्लस फंड कंपनी का इन शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी इज नॉट इन ऑर्डर. ये डेलीगेट नहीं कर सकते पावर को. एक बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत रहती है इन चीज़ों में, तो यार आप ये डेलीगेट नहीं कर सकते पावर को मीटिंग. कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट मीटिंग की जरूरत है. प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी जरूरत रहती है इसलिए. ठीक है ना. तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते कि अकेले एमडी डिसीजन ले ले इसके ऊपर. कैसे लगेगा यार. बोर्ड की जरूरत रहती है भाई.
चलिए, an audit committee of a public limited company constituted under section 177 of the Companies Act 2013 submitted its report of its recommendation to the board. The board, however, did not accept the recommendation in the light of the situation, analyzed whether the board is empowered not to accept the recommendation of the audit committee. If so, what alternative course of action would be board resort to? एक ऑडिट कमेटी जो है सेक्शन 177 में बनाई गई, वो अपनी रिपोर्ट, हाँ, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड, उसकी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट बोर्ड को देता है। बोर्ड वो एक्सेप्ट नहीं करता उसकी रिकमेंडेशन, किसी ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है बोर्ड को, बोर्ड उस रिकमेंडेशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है, और बोर्ड इज एम्पावर्ड नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। क्या बोर्ड एम्पावर्ड है? यह दूसरा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो भी बोर्ड रिसोर्ट कर सकता है, बोर्ड कर सकता है दूसरा एक्शन, ठीक है ना। सेक्शन 177 सबसेक्शन 2, ऑडिट कमिटी मस्ट बी फॉर्म्ड विद इन अ ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, विद इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 डायरेक्टर आउट ऑफ विच द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी। ऑडिट कमेटी जो होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर कंपनी के बनने के हो जाना चाहिए। कंपनी के 1 साल के बनने के अंदर अंदर एक ऑडिट कमेटी बनना चाहिए। उस ऑडिट कमेटी का में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, और उस 3 डायरेक्टर में एक कम से मेजोरिटी डायरेक्टर जो होती है वो इंडिपेंडेंट की होना चाहिए। 3 में से मतलब 2 तो कम से कम मेजोरिटी का होना चाहिए, और जो भी जितने भी की भी आप बना रहे हो, 3 की बना रहे हो, 30 की बना रहे हो ऑडिट कमेटी, परंतु उसमें मेजोरिटी डायरेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है ना। Board report which is led before a general meeting. The financial statement of the company are placed before the members, must disclose the composition of the audit committee, and also where the board has not accepted any recommendation of the audit committee, the same shall be disclosed along with the reasons. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के प्लेस किए गए बिफोर द मेंबर्स, वो डिस्क्लोज करना चाहिए कंपोजिशन ऑडिट कमेटी का, और ऑल्सो जहाँ पे बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, द सेम शेल बी डिस्क्लोज इन द रीजंस के साथ वो भी बताया जाना चाहिए। देयरफॉर द बोर्ड इज एम्पावर्ड नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। बोर्ड जो एम्पावर्ड एक्सेप्ट नहीं करे रिकमेंडेशन, बोर्ड के पास पावर है कि वो ऑडिट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है ना। बोर्ड रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट कहाँ जाती है? जनरल मीटिंग में आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आर प्लेस बिफोर द मेंबर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखे जाते हैं, बट डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, मस्ट डिस्क्लोज, वो उसमें डिस्क्लोजर ये होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने कि ऑडिट कमेटी में क्या क्या है, कौन कौन है। ऑल्सो वेयर द बोर्ड हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी, सेम शैल बी डिस्क्लोज अलॉन्ग विद द रीजंस। मतलब जनरल मीटिंग में आपको ये भी बताना पड़ेगा बोर्ड को कि आपने वो रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। तो बोर्ड जो है वो एम्पावर्ड है कि भी वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बट ओनली अंडर जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस एंड विद लेजिटिमेट रीजंस। बट किसी जेन्युइन सर्कमस्टेंसेस पर ही जहाँ जरूरी लगता है और एक लेजिटिमेट रीजंस हो उसका, और वो सभी रीजंस के साथ उसको जनरल मीटिंग में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मैंने क्यों रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी एक्सेप्ट नहीं करी है, हम बोर्ड ने क्यों नहीं एक्सेप्ट करी रिकमेंडेशन। दूसरा क्वेश्चन, इफ सो व्हाट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी योर बोर्ड रिसोर्ट टू? क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ले सकती है? इफ द बोर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, इट शैल डिस्क्लोज द सेम इन इट्स रिपोर्ट। उससे डिस्क्लोज करना चाहिए सेम चीज को उसकी रिपोर्ट में, प्लेस बिफोर द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो कि जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के सामने रखा है, ठीक है ना। अगर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए उसकी रिपोर्ट में, जो कि जनरल मीटिंग के आगे रखी है, प्लेस बिफोर अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। Question number 17, MNC Limited, a company whose paid up share capital of the company was 4 crore rupees, ठीक है ना, हैज इशूड राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। उसने ये राइट शेयर्स इशू करे हैं 1:1 में, ठीक है ना। स्टेट कंपनीज है लिस्टेड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कंपनी जो है लिस्टेड है किसके साथ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। एमएनसी लिमिटेड जो है कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 4 करोड़ की है, वो उसने करे हैं राइट्स शेयर्स इशू, ठीक है ना, रेशियो में किसके? 1:1 के, ठीक है ना। कंपनी लिस्टेड का है में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, 4 करोड़ की पूंजी, राइट शेयर इशू करने वाले 1:1 मतलब 4 का 8 करोड़ देंगे, ठीक है, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। Whether the company is required to appoint any audit committee, and if yes, draft the suitable board resolution to appoint the audit committee covering the aspects of this provided in the Companies Act 2013. हाँ, आंसर देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी सच एज अदर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी शैल कंस्टिट्यूट अ ऑडिट कमिटी एंड ऑडिट कमिटी, देयरफॉर एमएनसी लिमिटेड बीइंग अ लिस्टेड कंपनी विल बी बाउंड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। इसमें साफ साफ लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है? ये जो भी कमेटी होती हैं कौन कौन सी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी ये सच अदर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी शैल कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। इसलिए जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, ठीक है ना, शैल कंस्टिट्यूट, ठीक है, वो क्लासेस ऑफ कंपनी जैसा 177 सबसेक्शन 1 में बताया, उन सभी को कंस्टिट्यूट करने की जरूरत है ऑडिट कमेटी। देयरफॉर एमएनसी लिमिटेड बीइंग अ लिस्टेड कंपनी विल बी बाउंड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। एमएनसी लिमिटेड जो कि बाउंड है
लिस्टेड कंपनी बाउंड रहेगी को कंस्टिट्यूट करना ऑडिट कमेटी, उसको कंस्टिट्यूट करनी ही पड़ेगी ऑडिट कमेटी, ठीक है। ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स विद द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में रहेंगे, ये पहले ही बता चुका हूँ। ऑडिट कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना, उनमें से 3 में से मेजॉरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना, तो स्वतंत्रता सही हार्ड डिसीजन हो पाए। द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शैल बी पर्सन्स विद एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो ऑडिट कमेटी के इंक्लूड करते हैं उसके चेयरपर्सन को, वो इतने समझदार तो होने चाहिए ऑडिट कमेटी के मेजॉरिटी मेंबर्स और साथ में चेयरपर्सन की, वो समझ सके, उनके पास एबिलिटी हो टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी समझ तो उनमें होनी ही चाहिए। तो ऑडिट कमेटी में उनको बिठाना है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं। और 3 तो कम से कम होनी चाहिए डायरेक्टर उसमें, और मिनिमम मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसका चेयरपर्सन और मैक्सिमम जो डायरेक्टर मेजॉरिटी डायरेक्टर हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स हैं, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकें और पढ़ सकें, इतने समझदार होना चाहिए। और ड्राफ्ट बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमेटी एज फॉलोज। जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो पास करना है बोर्ड रेजोल्यूशन, वो इस प्रकार से ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है ना, ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए। रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 एंड एप्लीकेबल क्लॉज ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी इज हेयर बाय कंस्टिट्यूटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग विद मेंबर्स एज अंडर। जब भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो तो ये लाइन देखो बिल्कुल ऐसे कैसे लिखनी चाहिए। रिजॉल्व द पर्सुएंट ऑफ द सबसेक्शन contained in the sections 177 and applicable clause of the listing agreement with Mumbai Stock Exchange and audit committee of the company is hereby constituted with effect from the conclusion of the meeting with the members as under A independent director, B independent director, C independent director, D independent director, F E is financial executive, MD is managing director. Further resolve chairman of the committee who shall be independent director. chairman जो है वो independent director हो सकता है, be elected by the committee members from amongst themselves. जो कि independent director हो सकते हैं चेयरमैन कमेटी के, वो independent director होना चाहिए। shall be an independent director be elected by the committee. उसका जो चेयरपर्सन जो रहेगा कमेटी का, वो independent director ही होना चाहिए और मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होना चाहिए आपस में। Further resolve the quorum of the meeting of the audit committee shall be the chairperson and the audit committee and 2 other members, ठीक है ना, चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी और 2 अदर मेंबर्स जो कि अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्मल जो रहेंगे, वो कंस्टिट्यूट करेंगे कोरम। मतलब 3 जने होना जरूरी है, चेयरपर्सन और 2 कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, ये कोरम कंस्टिट्यूट करेंगे। चौथा, फर्दर रिजॉल्व द टर्म ऑफ ऑफिस रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 177 सेक्शन 4। उनकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है ऑडिट कमेटी के अंदर वो किस हिसाब से रहेगी, टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इन अकॉर्डेंस, रेफरेंस मतलब किस टर्म्स पे उनको काम करना है, सॉरी ऑफिस बोल दिया मैंने, हाँ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी, ठीक है ना, किस टर्म्स पे उनको काम करने का है, ठीक है ना। फर्दर रिजॉल्व द ऑडिट कमेटी शैल कंसिडर द डिस्कशंस विद द ऑडिटर्स पीरियडिकली अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना, वो डिस्कस करना चाहिए ऑडिट कमेटी को with the auditors particularly about internal control system के बारे में कम से कम। scope of audit including the observation of the auditor, scope of audit including the observations of the auditor, इन चीज़ों के बारे में ऑडिट कमेटी को डिस्कशन करते रहना चाहिए ऑडिटर के साथ साथ, क्या इंटरनल कंट्रोल के बारे में और साथ साथ में क्या ऑब्जर्वेशन जो ऑडिटर ने पाए हैं, ठीक है ना। Further resolve the audit committee shall review the quarterly and annual financial statements and submit the same to the board, और उससे रिव्यू करते रहना चाहिए क्वार्टरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सबमिट करनी सेम टू द रिपोर्ट, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बना के वो बोर्ड को सबमिट भी करनी रहेगी। ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना है क्या, क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी रिपोर्ट सेंड टू बोर्ड को देना है, ठीक है ना। फर्दर रिजॉल्व दैट रिकमेंडेशंस मेड बाय द ऑडिट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। और रिकमेंडेशन जो कि मेड की गई ऑडिट कमेटी के द्वारा ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द ऑडिट रिपोर्ट बाइंड करेगा ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। वेयर सच रिकमेंडेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड, रीजंस फॉर द सेम शैल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड द शेयर होल्डर्स। जहाँ ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं गई है बोर्ड ने, तो रीजंस फॉर द सेम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड द शेयर होल्डर्स, रिकॉर्ड किया जाना चाहिए मिनट्स में बोर्ड मीटिंग के और शेयर होल्डर्स के, ठीक है ना। फर्दर रिजॉल्व दैट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी, ठीक है ना। रिजॉल्व करना फर्दर कि कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी भी जो है सेक्रेटरी रहेंगे टू द ऑडिट कमेटी, shall be the secretary to the audit committee. फिर फर्दर रिजॉल्व दैट द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। फर्दर जो है रिजॉल्व कर रहा है कि चेयरपर्सन जो है ऑडिट कमेटी का वो अटेंड कर रहा है, वो एजीएम ऑफ द कंपनी शैल अटेंड करना चाहिए, एजीएम ऑफ द कंपनी। चेयरपर्सन को जो है ऑडिट कमेटी वो एजीएम में हमेशा अटेंडेंट रहना चाहिए। फर्दर रिजॉल्व दैट द बोर्ड रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल इंक्लूड कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी,
बोर्ड रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट में साफ क्या लिखाना चाहिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी क्या क्या है उसके अंदर, एंड डिटेल्स ऑफ द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी विद रीजंस देयर ऑफ। कंस्टिट्यूशन मतलब उसके अंदर कौन कौन है ऑडिट कमेटी में, इसके बारे में एनुअल रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए, और रीजंस कब वो एक्सेप्ट नहीं की गई है ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन, उसका रीजन के साथ उसमें लिखा होना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट्स में, ठीक है। ये होगा इसके पॉइंट्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन हाउ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड टू ऑडिट कमेटी विल हेल्प इन अचीविंग द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कुछ ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के किस प्रकार से कंपनीज एक्ट 2013 के रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी will help in achieving some of the objectives of corporate governance. Companies, particularly public listed companies, raise huge amounts of monies from the members of the public and public financial institutions. Companies जो कि particularly listed companies है, क्या प्रोविजन है ऑडिट कमेटी के हेल्प करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, कौन कौन से प्रोविजंस ऑडिट कमेटी के संदर्भ में जो कि मदद करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मदद करने में, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, ठीक है। कंपनी पर्टिकुलरली पब्लिक लिस्टेड कंपनी रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनीज फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी रहती है, जनरली पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो रहती है वो बहुत मोटी रकम, रेज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक में से कुछ मेंबर्स बनाती है, उस मेंबर्स से काफ़ी पैसा उठाती है वो, ये लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी। दे ओ इट टू ऑल अ वास्ट नंबर ऑफ पर्संस हु हैव रिपोज देयर फेथ इन देम। उनके प्रति वो लायबल रहते हैं जिनने इनके ऊपर फेथ देके उनको पैसा दिया है, इन्वेस्टेड इन देम, ठीक है ना। देयर फेथ इज रिवॉर्डेड बोथ इन टर्म्स ऑफ एनुअल रिटर्न्स एंड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एप्रिसिएशन। उनका जो फेथ है, उनका जो भरोसा है वो रिवॉर्ड किया जाता है, उनका भरोसे के बदले में उनको दिया जाता है क्या, एनुअल रिटर्न्स या फिर वेल्थ एप्रिसिएशन किया जाता है उनका, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको अचीव करने में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द रोल ऑफ ऑडिट कमिटीज हैव बीन एनहांस्ड, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हैज बीन इंक्रीज। और रोल जो है ऑडिट कमिटीज का वो इनहेंस हो चुका है, हैव बीन एनहांस, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो है इंक्रीज हो चुकी है। The role of accountability have been enhanced, their responsibilities have been and accountability has been increased, उसकी role and responsibilities जो है increase हो चुकी है, ठीक है। Companies Act 2013 have been framed to improve the corporate governance standard and protect the interests of the public and the financial institution who have invested in the companies. Companies Act 2013 जो है फ्रेम किया गया improve करने के लिए corporate governance, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनने की इन्वेस्ट किया है इन द कंपनीज, कंपनी में जिनने निवेश किया है, इन सबका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना। प्रोविजंस हाईलाइटेड एज अंडर, प्रोविजन जो हाईलाइट किए गए हैं इस प्रकार से नीचे दिए गए। कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी रिक्वायर्स द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रिक्वायर्स करता है मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी रिक्वायर्स द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पर्सन फ्रॉम विद इन द मैनेजमेंट कैन नॉट फॉर्म अ मेजॉरिटी, पर्सन जो है विद इन द मैनेजमेंट जो है मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर सकते, कैन नॉट फॉर्म मेजॉरिटी, persons from within the management cannot form a majority. Further requires that the majority of members and the chairperson of the audit committee to be persons who can understand the financial statement. Further require कि majority of the members जो है वो chairperson जो audit committee का वो persons होना चाहिए जो कि understand कर सके financial statement, और this enables the functions by knowledgeable persons, thereby increasing the effectiveness of such committees. ये enable करता है functions by the knowledgeable persons के द्वारा functions thereby increase करते हुए effectiveness of such committees, increase करते हुए effectiveness उन सब committees की, ठीक है ना। Minimum scope of work of an audit committee has been laid down in section 177 subsection 4. Minimum scope जो है ऑडिट कमेटी का वर्क का वो लेट डाउन किया गया अंडर सेक्शन 177 सबसेक्शन 4, ठीक है ना। डाउट इन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ सच कमेटी हैज बीन रिमूव, डाउट जो है इसके रोल और फंक्शंस में रिमूव कर दिए गए। चौथा पॉइंट, ऑडिट कमेटी शैल हैव अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर, ऑडिट कमेटी के पास अथॉरिटी होना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने का किसी भी मैटर में, ऑफ इट्स स्कोप ऑफ फंक्शनिंग और रिफर्ड टू इन बाय द बोर्ड, ठीक है ना। उसके स्कोप ऑफ फंक्शनिंग में या रिफर्ड किए गए टू बाय द बोर्ड, ठीक है ना। ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, ऑब्टेन करना प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, ये सब अथॉरिटी है उसके पास, ऑडिट कमेटी के पास। वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसी से भी प्रोफेशनल एडवाइस ले सकता है एक्सटर्नल सोर्सेज के माध्यम से, और हैव फुल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। उसके पास ये भी अथॉरिटी है, वो सभी चीज़ फुल एक्सेस कर सकता है, सभी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में रखी गई कंपनी के सभी चीज़ें वो जांच कर सकता है, सभी रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है। दिस प्रोवाइड्स ऑडिट कमेटी टू फंक्शन विद हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, ये चीज़ प्रोवाइड करती है ऑडिट कमेटी को फंक्शन करने में विद हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑडिट कमेटी आर बाइंडिंग ऑन द बोर्ड, जो रिकमेंडेशंस ऑडिट कमेटी देती है वो बाइंड करती है किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, किसके ऊपर बाइंड करती है, बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। बाइंडिंग ऑन द बोर्ड कहाँ गया, हाँ,
to take the appropriate corrective actions. In case the board of directors refuses to accept the recommendations, it bound to disclose the same with the reasons for non acceptance. ठीक है, in case board of directors refuse कर रहे हैं accept हमारा recommendation को, it bound to disclose the same with reasons for non acceptance. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज कर देते हैं, ऑडिट कमेटी को जो है वो जो रिकमेंडेशन दे वो बोर्ड को माननी जरूरी है, परंतु अगर बोर्ड रिफ्यूज करता है तो उसे जरूरी है कि वो डिस्क्लोज करे रीजन के साथ क्यों उसने ये एक्सेप्ट नहीं करी रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी इन द रिपोर्ट टू इट्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को मेंबर्स को रिपोर्ट में. From the above provision of the Companies Act 2013 that the efforts have been made to make such companies more impartial, effective and accountable, which will enable to improve the quality of its corporate governance. From the above provision हम ये कह सकते हैं कि एफर्ट किए गए हैं इन सब कमेटी के मोर इम्पार्शियल होते हुए, इफेक्टिव होते हुए और अकाउंटेबल होते हैं, जो कि इनेबल करेंगे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसकी क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने में मदद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टेपिंग स्टोन पब्लिकेशन लिमिटेड, स्टेपिंग स्टोन पब्लिकेशन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एट अ मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2014 रिजॉल्व टू बोरो अ सम ऑफ 15 करोड़ फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक. रिजॉल्व कर रहे हैं कि बोरो करेंगे 15 करोड़ एक नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि हम 15 करोड़ बारो करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से, ठीक है ना. सब्सिक्वेंटली द सेड अमाउंट वाज रिसीव बाय द कंपनी, यही अमाउंट रिसीव कर लिया गया कंपनी के द्वारा. वन ऑफ द डायरेक्टर हु अपोज द सेड बोरोइंग्स एज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी हैज रेज्ड एन इश्यूड दैट द सेड बोरोइंग्स आउटसाइड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द कंपनी सीक्स योर एडवाइस and the following data is given for your information. Share capital 5 करोड़, reserve and surplus 5 करोड़, सिक्योर्ड लोन्स 15 करोड़, अनसिक्योर्ड लोन्स 5 करोड़. एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. बहुत सिंपल सी बात है. डायरेक्टर जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेपिंग स्टोन्स पब्लिकेशंस के, वो बोरो कर सकते हैं. उन्होंने 15 करोड़ बोरो कर लिए. अब एक डायरेक्टर ने जिस चीज़ को, इस रिजोल्यूशन को अपोज किया था, इस बात को अपोज किया था, उसने बोला कि भैया ये अपोज करते हुए मैं कहता हूँ ये बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी पावर के बाहर जाके ये काम किया, ये पैसे उठाए, ये उनकी पावर में नहीं था. कंपनी तुम्हारी मदद चाहती कि बताओ क्या ये सही है. और उनकी शेयर कैपिटल दे दी 5 करोड़, रिजर्व एंड प्लस 5 करोड़ और सिक्योर्ड लोन्स 15 करोड़ और अनसिक्योर्ड लोन्स 5 करोड़. क्या ये सही हो रहा है? क्या इनके हिसाब से कैलकुलेट कर बताओ. एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. Section 190 subsection 1 subsection C, there are restrictions on the borrowing powers to be exercised by the board of directors. यहाँ restrictions है on the borrowing powers पे restrictions है to be exercised by the board of director. board of director के द्वारा एक्सरसाइज किया नहीं. बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द फ्री रिजर्व्स. ठीक है, बोरोइंग्स जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. जो बोरोइंग्स होगी वो एक्सीड नहीं करेगी किसके, पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स के. पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स के टोटल से बोरोइंग एक्सीड नहीं कर सकती. यानी कितनी 15 करोड़ करी, परंतु आपने पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व कितने हो रहे हैं 5 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परंतु आपने 15 करोड़ कर लिए. ठीक है ना. तो टेम्पररी लोन्स ऑब्टेन बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स बैंकर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स विल बी एक्सक्लूडेड. टेम्पररी लोन्स जो कि आपने बोरो किए गए हैं कंपनी ने ऑर्डिनरी कोर्स में, वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे. इन द प्रेसिडेंस द प्रपोज बोरोइंग्स 15 करोड़ विच एक्सीड द लिमिट मेंशन, वो एक्सीड कर रही है लिमिट मेंशन. द बोरोइंग विल बी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोरोइंग जो बियॉन्ड द पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेपिंग स्टोन कंपनी लिमिटेड पब्लिकेशंस लिमिटेड शुड टेक स्टेप टू कन्वेन द जनरल मीटिंग एंड पास रिजोल्यूशन. उस एक स्टेप लेनी पड़ेगी, कन्वेन करनी पड़ेगी एक मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. देन द बोरोइंग विल बी वैलिड. तब बोरोइंग जो है वैलिड हो जाएगी. अब क्या है, मैनेजमेंट को पहले तो बोर्ड जनरल मीटिंग हेल्ड करके उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेना चाहिए था ये लोन लेने के लिए. जब ये कर लेता है व्यक्ति तो ये आप बोरोइंग वैलिड मानी जाएगी और बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स. तो बाइंडिंग ऑन द कंपनी रहेगी और उसके मेंबर्स पे. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. चलो, The last 3 years balance sheets of PTL Limited contains the following information with the figures. ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और 3 फिगर्स भी दिए हुए हैं ये PTL लिमिटेड के बारे में. ठीक है ना. क्या क्या दिए हैं 31 मार्च 2012, 13, 14 के. पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस और P&L अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योर्ड लोन्स, ये सब चीज़ें लिखी है. ऑन गोइंग थ्रू द अदर रिकॉर्ड्स कंपनी है. The following is also determined. Net profit for the year as calculated in accordance with the provision of the Companies Act 2013. क्या क्या दिया हुआ था, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस किसका P&L, मतलब P&L बैलेंस भी दिया है, जनरल रिजर्व और पेड अप कैपिटल, ये तो सब टोटल हो जाएगा. डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी दिया, ये होगा कि नहीं होगा देखते हैं. सिक्योर्ड लोन्स ये होगा कि नहीं देखते हैं. नेट प्रॉफिट भी दे रखा है, ये तो है. ठीक है ना. अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट के माध्यम से कैलकुलेट किया. इन एंश्योरिंग द बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2014.
क्योंकि 5 नवंबर 2014 को होल्ड की जानी चाहिए थी एंश्योर करते हुए बोर्ड मीटिंग। अमॉन्ग द अदर आइटम्स ऑफ द एजेंडा फॉलोइंग आइटम्स आर आल्सो अपीयरिंग। ये नीचे दी गई आइटम्स भी अपीयर हो रही है। टू डिसाइड अबाउट द बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, डिसाइड करने के लिए अबाउट द बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे, डिसाइड करने के लिए अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेड टू द चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। डिसाइड करना अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जो कि मेड किया जाएगा टू द चैरिटेबल फंड्स, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट विच the board can borrow up from the financial institution and the amount which the board of directors can contribute to the charitable funds during the financial year 2014-15 without seeking the approval in the general meeting। ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप बताइए, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोविजन कंपनीज एक्ट, द अमाउंट जो कि कंपनी बोरो कर सकती है, ठीक है ना। अप टू इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल फंड्स, और कितना कंट्रीब्यूट चैरिटेबल फंड्स में भी कर सकती है कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, सॉरी कंपनी के बिना अप्रूवल लिए हुए, जनरल मीटिंग में कोई अप्रूवल के बिना कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन कितना ले सकते हैं और चैरिटेबल फंड्स में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये ऊपर दी गई हुई ये सभी पेड अप शेयर कैपिटल और इन सब की जानकारी के हिसाब से आप बताइए कितना कर सकते हैं। बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी, board of director without obtaining the approval of the shareholders in the general meeting can borrow money including money already borrowed up to an amount which does not exceed aggregate of the paid up capital and free reserves, ठीक है ना। 180 सबसेक्शन 1 और क्लॉज सी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। और हाँ जल्दी जल्दी बोलने में आता है कई बार, ओके ठीक है। चलिए बोरिंग अमाउंट जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल मीटिंग में जो भी अप्रूवल ऑब्टेन करने के बिना इससे ज़्यादा आप पैसा उठा सकते हो, परंतु वो एक्सेस नहीं होना चाहिए किसके, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के। हेयर फ्री रिजर्व डू नॉट इंक्लूड द रिजर्व सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये रिजर्व में, फ्री रिजर्व में क्या आएगा, वो जो रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया वो नहीं आएगा, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं आएगा। अरे यार चलिए देखते हैं। डिसीजन टू बोरो इज टू बी टेकन इन द मीटिंग ऑन 5 नवंबर 2014। डिसीजन जो है बोरो करने का मनी वो लिया गया है 5 नवंबर 2014 में। फिगर्स रिलेवेंट फॉर द 31 मार्च 2014 के लिए फिगर्स रिलेवेंट रहेंगे, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पीटीएल लिमिटेड कैन बोरो विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग अप टू एन अमाउंट, नीचे दिया हुआ है कितना ऑब्टेन कर सकती है बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के, नीचे दिया जनरल मीटिंग में बिना अप्रूवल के कितना ऑब्टेन कर सकती है। पेड अप शेयर कैपिटल दिए 7.5 लाख की, जनरल रिजर्व बीइंग फ्री रिजर्व 5 लाख के, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, ये भी फ्री रिजर्व में आएगा। मतलब पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व मतलब P&L बैलेंस, ठीक है, ये आ गया। परंतु डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं आएगा। दिस रिजर्व इज नॉट टू बी कंसीडर्ड सिंस इट इज केप्ट अपार्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन। मैंने वही कहा था, देखो ये रिजर्व जो है स्पेसिफाई अपार्ट अलग रखा गया है और पर्टिकुलर रिडम्पशन के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये कंक्लूड नहीं होगा, ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। ये टोटल होता है कितना, 7.5, 5 और 1, ये होगा कुल मिला के 13.5 लाख का। ये टोटल अग्रीगेट हो गया 13.5 लाख का, आप लोन ले सकते हो। टोटल बोरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट इज 100% ऑफ द एग्रीड पेड अप कैपिटल 13.5 लाख। अमाउंट जो कि ऑलरेडी बारो किया गया है सिक्योर्ड लोन के माध्यम से। हमने देखा कि 3 लाख का तो पहले से माध्यम से इन्होंने बोरो कर रखा है। कितना कर रखा है, 3 लाख का पहले से बोरो कर रखा है, साफ दिख रहा है 3 लाख का पहले से बोरो किया हुआ सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है ना। 30 लाख का, सॉरी 30 लाख का, ये 1,35,00,000 है ना। हाँ मतलब मैं 1 0 सब में कम लगा रहा था, 75 और 13.5 बोला, बल्कि 1,35,00,000 है, 1 0 कम लगा दिया, सॉरी है, बहुत बड़ी गलती थी। अमाउंट ऑलरेडी बोरो जो है सिक्योर लोन्स 30 लाख है। अमाउंट अप टू विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन फर्दर बोरो जो है वो कितना, 10.5 लाख का, और सॉरी फिर वही गलत बोल रहा हूँ, 1,05,00,000 तक का और बोरो कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जीरो बहुत कन्फ्यूज करेगा, ठीक है। 1,05,00,000 तक का और बोरो कर सकते हैं। ये कॉमर्स एक्चुअली मेरे को कंफ्यूज करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल फंड्स, एग्जाम में ये कंफ्यूज करेंगे, ध्यान रखना है ना। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स एज पर सेक्शन 181 ऑफ अ कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स में कंट्रीब्यूशन टू जेन्युइन चैरिटेबल एंड अदर फंड्स अप टू एन अमाउंट विच डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर। कंपनी बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के कंट्रीब्यूट कर सकती है चैरिटेबल फंड्स को, कौन सी, जेन्युइन चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है ना, जो कि एक्सीड नहीं करेगा 5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है ना। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट्स निकाला जाएगा, उसका 5% ज़्यादा का आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो सिंपल सा इसके अंदर दिख रहा है, पिछले 3 बार का क्या क्या है, 12.5, 19 और 34.50 इतना का प्रॉफिट निकला है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14, 12.5, 19 और 34, टोटल हो गया 66 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये 3 साल का प्रॉफिट है। अब इसका एवरेज ऑफ द नेट प्रॉफिट कितना निकल गया, 22 लाख।
5% देयर ऑफ 1,10,000, ये 5% जो हुआ है इतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू द चैरिटेबल ट्रस्ट, जेनाइन चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है ना। मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डोनेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अ जेनाइन चैरिटेबल फंड बाय पीटीएल लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 विल बी 1,10,000 विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर, बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल सीख करते हुए, ठीक है ना। 1,10,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल के। जनरल मीटिंग में आप 1,10,000 तक का कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये कितना है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का 5%, इतना चैरिटेबल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप। लोन कितने का उठा सकते हो बिना अप्रूवल के? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का बराबर का। अगर आपने उसमें से पहले से कुछ उठा रखा है, सिक्योर्ड लोन जैसा कि उठा रखा था 30 लाख का, तो वो माइनस कर दिया था अपन ने, ठीक है ना। वैसा का वैसा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एलएम लिमिटेड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एलएम लिमिटेड के, प्रपोज टू डोनेट 50,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी, प्रपोज कर रहे हैं कि डोनेट करेंगे 50,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अकॉर्डिंग द एवरेज नेट प्रॉफिट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 40 लाख रुपीज। एलएम लिमिटेड ने प्रपोज करा है कि डोनेट करेंगे 50,000 रुपये, और पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट जो निकल रहे हैं 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एवरेज प्रॉफिट है 40 लाख रुपये। एग्जामिन द रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर द प्रपोज्ड डोनेशन इज विद इन द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या प्रपोज्ड डोनेशन विद इन द पावर ऑफ द प्रपोज कंपनी है? 40 लाख जो है एवरेज प्री 3 सालों का है, तो कितना हुआ? 40 लाख का 5% करेंगे, यानी कितना होगा? 40 लाख का 5% होगा 5%, ठीक है ना। एक सेकंड, एवरेज ऑफ द प्रॉफिट डिटरमाइन, ये पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहे हैं, सॉरी चैरिटेबल ट्रस्ट को नहीं कर रहे हैं, ओके, पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी का अलग प्रोविजंस निकलेगा। अंडर सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइडेड अग्रीगेट द अमाउंट so contributed by the company in any financial year shall not exceed 7.5% of its average net profits during the 3 immediately preceding financial years। बहुत ध्यान देने का बात है भैया, किसी का भी बोल सकते हैं किससे पैसे उठा रहे हैं, किससे पैसे दे रहे हैं। पैसे दे रहे हैं तो पहले किसको दे रहे थे? चैरिटेबल ट्रस्ट को। चैरिटेबल ट्रस्ट में 5% था, परंतु पॉलिटिकल पार्टी में 7.5% है एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स, ठीक है ना। सेक्शन 182 सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है, और ये ध्यान देना है, पढ़ना पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है एनी अमाउंट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू किसी पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइडेड एग्रीगेट अमाउंट से कंट्रीब्यूटेड इन द फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स इन ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है ना। एलएम लिमिटेड इज प्रिज्यूम टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी। एलएम लिमिटेड प्रिज्यूम करी गई है कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये कंट्रीब्यूट कर सकती है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी ही कंट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी नहीं कर सकती पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना। Amount of political contribution it can make in a financial year shall not exceed 7% of the average profit of the immediately 3 years। ये साफ बता लिया है। अमाउंट कम्स टू 7.5% ऑफ द 40 लाख रुपए। 7.5% 40 लाख रुपए का कितना होगा? 3 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। अमाउंट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इज 50,000 विद इन लिमिट द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पावर डायरेक्टर के विद इन में है, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। Hence, the board of the director is empowered to make the donation by passing a resolution at the board meeting. Company is also required to make a proper disclosure in the P&L account। कंपनी को जरूरत है प्रॉपर डिस्क्लोजर देने की इन द P&L अकाउंट में भी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंपनी Y एंटेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी Z विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही कंपनी Y एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी Z विद पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए के, ठीक है ना। द डायरेक्टर ऑफ Y कंपनी इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 50,000 रुपए इन Z कंपनी। डायरेक्टर जो है Y कंपनी के होल्ड करते हैं इक्विटी शेयर्स कितने? 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के इन Z कंपनी, ठीक है ना। कंपनी किसके साथ? Y कंपनी एंटर कर रही है Z के साथ। पेड अप कैपिटल कितनी की? 50 लाख रुपए, ठीक है। डायरेक्टर वाई कंपनी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स इन नॉमिनल वैल्यू 50,000 रुपए के जेड कंपनी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाई है, उसका डायरेक्टर वाई का जो डायरेक्टर है वो 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड करता है जेड कंपनी। वो जेड के साथ वाई जो कंपनी एंटर करने वाली कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टर ऑफ वाई डिड नॉट डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एट द बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इज द डायरेक्टर लायबल फॉर द एक्ट? अब क्या है, इससे तो पता चल रहा है कि वाई जो है, वाई का डायरेक्टर जो है वो इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है नॉमिनल वैल्यू 50,000 के जेड में, और जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको पर्टिकुलर इंटरेस्ट तो है उस कंपनी में, वो इंटरेस्ट उस डायरेक्टर को वाई ने डिस्क्लोज नहीं करा बोर्ड मीटिंग में। क्या ये डायरेक्टर लायबल है इस एक्ट के अंतर्गत कि भैया उसने ये करा क्यों? तो देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट कंप्लाई, disclosure of interest by directors do not apply to any contract or arrangement within two companies where any of the director of the one company or two or more of them together hold not more than 2% of the paid up capital
in the other company. Holding of the director of Y company in the company Z is less than 2% of 50,000 upon 50 lakhs into 100% equal to 1%. क्या समझ में आया? आपका वो लेस देन 2% निकल रहा है, ठीक है ना. आपने जो होल्ड करा है ना, एक्स के डायरेक्टर ने वाई कंपनी में जो अमाउंट होल्ड करा है वो 2% से कम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2% से ज़्यादा हो तो डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत है बोर्ड मीटिंग में कि मेरा एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मेरा कुछ इंटरेस्ट है उस कंपनी में. 2% से ज़्यादा की मेरी नॉमिनल वैल्यू की होल्डिंग है उस वाई कंपनी जेड कंपनी में जिसमें मैं डील करने वाले हैं. तो एक्स का जो डायरेक्टर है वो 2% से ज़्यादा होल्ड कर सकता है, कर रहा है क्या? नहीं. 50 लाख की उसकी पेड अप कैपिटल है, उसके पास 50,000 पड़ी है, यानी 1% ही, तो उसको वो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं. सो डायरेक्टर वाई इज नॉट लायबल, वो लायबल नहीं है डायरेक्टर ऑफ वाई, उसको जरूरत नहीं डिस्क्लोजर देने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 23. अमर टेक्सटाइल्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में फैब्रिक की उत्पादन में है अमर टेक्सटाइल लिमिटेड. द कंपनी हैज इन्वेस्टमेंट्स इन द शेयर्स ऑफ द अदर बॉडीज कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग 70% शेयर्स इन अमर कॉटन कंपनी लिमिटेड एंड इट हैज ऑल्सो एडवांस लोन्स टू द अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स. उसने दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन दे रखा है. अमर टेक्सटाइल लिमिटेड ने अमर कॉटन कंपनी लिमिटेड, अमर ने अमर कॉटन कंपनी, अमर टेक्सटाइल ने अमर कॉटन कंपनी में 70% का शेयर होल्ड करता है, ठीक है, इंक्लूडिंग 70 शेयर्स इन अमर कॉटन. इसके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये पड़ा है. उसने एडवांस भी करा लोन, किसी दूसरी कंपनियों को लोन भी एडवांस कर रखे हैं, इतना ताकतवर है. एग्रीगेट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड लोन ग्रांटेड बाय द अमर टेक्सटाइल लिमिटेड एक्सीड 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स. ठीक है, जो भी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट किए गए हैं वो एक्सीड करते हैं 60% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स और ऑल्सो एक्सीड 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व. वो एक्सीड ये भी करते हैं 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स को भी एक्सीड करते हैं, किसको एक्सीड कर रहे हैं 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स को भी. In the course of the business, its business requirement, Amma Textile Limited has obtained a term loan from the Industrial Development Bank of India, which is still subsisting, जो कि अभी भी काम कर रही है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड किए हैं, लोन ग्रांट किए हैं. अम्मा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्सीड कर रहा है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एंड ऑल्सो इंक्लूड 100% ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट अमर टेक्सटाइल लिमिटेड ने ऑब्टेन किया एक नया टर्म लोन फ्रॉम IDBI, ठीक है ना, जो कि स्टिल सब्सिडाइजिंग. नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द होल्डिंग फ्रॉम 70% टू 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन कॉटन कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना. बाय अमर कॉटन कंपनी में 70-80% की शेयर होल्डिंग करना है, तो मतलब 10% और खरीदना था. परचेज ऑफ एडिशनल 10% जो है फ्रॉम द अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनसे खरीद के और अपनी डोमिनेंस उसमें बढ़ाना चाह रहा है. स्टेट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद द with the Amma Textile Limited and other provisions of the Companies Act 2013 to give effect to the above proposals, ठीक है ना. No company shall directly or indirectly give any loan to any persons or their body corporate. कोई भी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी को लोन नहीं देना चाहिए. या गिव एनी गारंटी या प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन, कोई गारंटी या सिक्योरिटी कनेक्शन लोन के संदर्भ में नहीं देना चाहिए. एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज या अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. एक्वायर नहीं करना चाहिए सब्सक्रिप्शन या परचेज अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज. Exceeding 60% of this paid up share capital free reserve and security premium or 100% of its free reserves and security premium account, whichever is more. Exceed करते हो 60% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम के, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो भी ज़्यादा हो उससे ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए. कितना अपनी खुद की 60% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का 60% या 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम का, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए. As the aggregate of the amount of investment in shares and loans exceeds 60% of paid up share capital and free reserves and also 100% of the free reserves. वो एक्सीड कर रहा है 100% और 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से और फ्री रिजर्व का 100% से. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी द अमर टेक्सटाइल लिमिटेड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. उसको जरूरत है कि पास स्पेशल रेजोल्यूशन करें बिफोर इंक्रीजिंग इट्स होल्डिंग फ्रॉम 70% टू 80%. 70 से 80% जाना है, 10% और निवेश करना है, तो उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए. नोटिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी अकम्पेनिड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के माध्यम से एक नोटिस भी स्पेशल रेजोल्यूशन का अकम्पेनिड होना चाहिए. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस दे दिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोज टू मेड. साथ साथ में उसमें सब डिटेल लिखा होना चाहिए क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो. नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड और लोन और गारंटी या सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी अनलेस द रेजोल्यूशन पास बाय द मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट, ठीक है, एंड द प्रायर अपलोड द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग. और प्रायर अपलोड जो है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ली गई हो ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल कंसर्न, ठीक है ना, वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग, जहाँ भी टर्म लोन सब्सिस्ट कर रहा हो. अमर टेक्सटाइल लिमिटेड हैड ऑब्टेन अ टर्म लोन फ्रॉम IDBI व्हिच इज अ पब्लिक नॉट अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है,
प्राइवेट कंपनी IDBI, ठीक है ना। तो अमर टेक्सटाइल लिमिटेड जो है ऑब्टेन कर रहा है टर्म लोन फ्रॉम IDBI, नॉट अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड देयरफॉर द प्रोविजन सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 आर नॉट अट्रैक्टेड, ठीक है ना। कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बाउंड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ IDBI फॉर मेकिंग एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कंपनी को जरूरत नहीं है प्रायर अप्रूवल लेने की IDBI से फॉर मेकिंग एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मस्ट बी पास एज द बोर्ड मीटिंग बाय एन यूनिमस डिसीजन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो पास किया चाहिए बोर्ड मीटिंग के द्वारा, एक यूनिमस डिसीजन ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, यूनिमस डिसीजन के माध्यम से सभी डायरेक्टर के, ठीक है ना। कंपनी मस्ट एंटर द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन रजिस्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। कंपनी को एंटर करना चाहिए प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन द रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर में, ठीक है ना। क्या क्या वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी बस जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मस्ट बी पास बाय द बोर्ड मीटिंग बाय यूनिवर्सिटी डिसीजन के माध्यम से, ठीक है। कोई समझ में तो सब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वेरी वेल लिमिटेड, उसको एक बार वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल जरूर था, वो देख लेना, बहुत ईजी है, सब कोई समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वेरी वेल लिमिटेड के आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एवरी ईयर टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अ सम ऑफ ₹60,000, 60,000 रुपये का सम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल, कितना 60,000 रुपये का। पर्टिकुलर ईयर कंपनी सफर्ड लॉसेज एंड द डायरेक्टर आर कंटेम्प्टिंग टू कंट्रीब्यूट द सेट अमाउंट इन स्पाइट ऑफ लॉसेज, लॉस होने के बाद भी कंपनी सोच रही है कि वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करें। इन दिस कनेक्शन स्टेट द डायरेक्टर कैन डू सो, क्या कर सकते हैं ऐसा, भैया कोई दिक्कत नहीं, लॉस हो या प्रॉफिट हो, पिछले 3 साल का एवरेज देखते हैं और उसके संदर्भ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पिछले 3 साल में अगर आपका एवरेज प्रॉफिट 5% जो है वो 60,000 से ज़्यादा हो तो करते रहो ना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। चलिए देखते हैं सेक्शन 181, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट और अदर फंड्स, ठीक है। बोनाफाइड चैरिटेबल या अदर फंड्स को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस द अग्रीड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एनी फाइनेंशियल एक्सीड 5% in any financial year exceed 5% of its average net profits of the 3 immediately financial preceding financial prior permission of the company in general meeting shall be required। अगर 5% से ज़्यादा का आप एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का कर रहे हो, उसके एवरेज नेट प्रॉफिट का 5% से ज़्यादा, तो आपको प्रायर परमिशन ऑफ कंपनी की जरूरत है जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। सेक्शन डज नॉट मेक इन मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू हैव अ प्रॉफिट फॉर मेकिंग अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनी ये सेक्शन जो है मैंडेटरी नहीं करता कंपनी के लिए जो है वो प्रॉफिट फॉर मेकिंग अ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डोनेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है टू एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स प्रॉफिट। इट इज पॉसिबल फॉर कंपनी सफर्ड लॉसेस, ठीक है। कंपनी के लिए पॉसिबल है फॉर कंपनी जो कि सफर कर रहे हैं लॉसेस, इवन दो द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस इट कैन कंट्रीब्यूट टू द चैरिटेबल फंड ओनली इफ इट इज अ बोनाफाइड चैरिटेबल फंड, ठीक है ना। भले से कंपनी ने लॉस इनकर करा हो परंतु वो कंट्रीब्यूट कर सकती है चैरिटेबल फंड को ओनली अगर ये बोनाफाइड चैरिटेबल फंड एंड द अमाउंट इज अप टू 5% ऑफ द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स प्रॉफिट। अगर अमाउंट जो है पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 5% तक तो है, ठीक है। इन केस द कंट्रीब्यूशन एक्सीड द लिमिट, अगर कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रहा है लिमिट को तो अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी टेकन, तो अप्रूवल जो है लेनी चाहिए। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि लॉस हो तो नहीं कर सकते, यहाँ लिखा है साहब इट इज मैंडेटरी, सेक्शन डज नॉट मैंडेटरी कंपनी हैव प्रॉफिट होना ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल फॉर द कंपनी सफरिंग लॉस, जो कंपनी लॉस सफर कर रही है वो भी कर सकती है, परंतु पिछले 3 सालों का एवरेज का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस द कंट्रीब्यूशन एक्सीड, अगर ये कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर रहा है तो मेंबर्स की अप्रूवल ले लो, कोई दिक्कत नहीं तब भी, ठीक है ना। वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, XYZ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 जनवरी 2012, ठीक है ना। 1 जनवरी 2012 को इनकॉर्पोरेट हुई। ऑन 1 नवंबर 2014 a political party approaches the company for the contribution of ₹10 lakh for the political purpose, advice in respect to the following, क्या कर सकते हैं ऐसा। इज द कंपनी लीगली ऑथराइज टू गिव इट्स पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या हुआ, 1 जनवरी 2012 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और फिर नेता लोग आ गए कि भैया आप आओ और हमारी पॉलिटिकल पार्टी को 1 नवंबर 2014 को कंट्रीब्यूशन दे दो 10 लाख रुपए का। चंदेखोरी करने आई गए, बोले 1 नवंबर 2014 को आए, बोले हमको 10 लाख रुपए का डोनेशन दे दो, मतलब कंट्रीब्यूशन दे दो। क्या कंपनी लीगली ऑथराइज है ये करने के, कंपनी कर सकती है कंट्रीब्यूशन, कंपनी लीगली ऑथराइज है कि ये देखना जरूरी, पर लायबल जरूर हो जाएगी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी देना तो पड़ेगा भैया पैसा। चलिए आंसर देखते हैं। तो कंपनी इज लीगली नॉट ऑथराइज टू मेक अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन अनलेस इट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स और मोर। कंपनी बाउंड नहीं कर सकती, ऑथराइज नहीं है। कंपनी इज नॉट लीगली ऑथराइज टू मेक अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जब तक कि उसका अस्तित्व 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो गया हो। XYZ नॉट हैज कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 2014। 1 नवंबर 2014 को उसके 10 साल नहीं हुए। कितने साल हुए उसके? 10 महीने, हाँ सॉरी 3 साल नहीं हुए, उसके सिर्फ 10 महीने हुए, ठीक है ना। इट्स नॉट कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ इस एग्जिस्टेंस, उसके सिर्फ 10 महीने हुए। इट इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं देगी वो 1 रुपया भी। क्यों भैया, 3 साल तक काम तो कर रहे हैं तो पहले ही पैसा लेने आ गए,
तो पहले एक प्रोविज़न बना दिया कि कोई परेशान नहीं करे, और आप परेशान नहीं हो तो आप पहले से उनको बहाना मार दो। देखो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है 182 सेक्शन व सबसेक्शन 1 में कि भैया जब तक हम 3 साल नहीं हो जाते कंपनी के अस्तित्व के, तब तक हम कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए नेताजी हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, आपकी कंपनी पार्टी को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, पार्टी फंड में कोई दिक्कत नहीं, मजे कर लो इस बहाने लेके, सेक्शन 182 सबसेक्शन 1 का बहाना लेके कंपनी मजे कर रही है। विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द कंपनी वॉज इन एग्जिस्टेंस ऑन 1 अक्टूबर 2011? क्या ये फर्क पड़ जाएगा अगर 1 अक्टूबर 2011 को कंपनी अस्तित्व में, कंपनी इनकॉर्पोरेट, सॉरी 10 महीने नहीं है, 2 साल 10 महीने, ओके सॉरी है, मैंने 10 महीने बोला, 2 साल 10 महीने हो गए कंपनी को 1 नवंबर 2014 को। 1 अक्टूबर 2011 को अगर कंपनी अस्तित्व में आती है तो क्या होगा, क्या ये कर सकती है कॉन्ट्रीब्यूशन? तो भाई साहब 3 साल से तो ज़्यादा हो गया, कर दो, फंस गए होगा। यस, बिकॉज इन दैट केस XYZ लिमिटेड shall complete 3 financial years of its existence by 1 नवंबर 2014। उसके कितने समय हो जाएगा, उसका 3 साल पूरे हो गए हैं, 3 साल और पर्टिकुलरली 1 महीना और हो गया, मतलब 3 साल 1 नवंबर 2014 को उसके 3 साल हो गए हैं। देयरफॉर ही विल बी एलिजिबल टू गिव अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट एक्सीड 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। नो सच कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय अ कंपनी अनलेस द रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग इज पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई रिजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 7.5% के अंदर अंदर तक का करते हो तो कोई आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ऑथराइजिंग, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो पास कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकते हैं, ठीक है ना। नो सच कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय कंपनी अनलेस द रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग इज पास एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास होने के 7.5% का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी नहीं तो जनरल मीटिंग में कंट्रीब्यूशन अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको। कैन द कंपनी बी पेनलाइज फॉर द डिफेंस ऑफ द रूल्स ऑफ दिस रिकॉर्ड? हाँ, पेनलाइज इफ द कंपनी मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविजन सेक्शन 122 द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 टाइम्स, ठीक है ना, द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करा है तो जो आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है, जो आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है, तो आप उसका 5 गुना तक का फाइन लग जाएगा आप पे, ठीक है। कंपनी इज पनिशेबल विद फाइन ऑफ 5 टाइम्स। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 6 मंथ्स विद फाइन एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। कंपनी में 5 गुना का फाइन लग जाएगा और ऑफिसर जिसने की एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस पर 5 गुना तक का फाइन, साथ साथ में 6 महीने तक का कारावास हो सकता है उसको, ठीक है, उस व्यक्ति को। तो ये इसमें डेट्स का बड़ा ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2012 लिखी है और 1 नवंबर 2014 लिखी है, तो इसमें 2 साल 10 महीने हुए। मैंने सिर्फ 10 महीने कैलकुलेट करा था, ये मेरी गलती थी, ध्यान रखना, 2 साल 10 महीने। इस प्रकार से डेट्स को बड़ा दिमाग में रखो। 1 अक्टूबर 2011 को है तो फिर 1 नवंबर 2014 को कितने होंगे, 3 साल 1 महीना, तो 3 साल 1 महीने यानी 3 साल से ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से इसको आंसर को देखना है, ठीक है ना। तो ईयर्स को, डेट को बड़ा ध्यान से देखना। ओके, आंसर देखते, क्वेश्चन नंबर 26। विन लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट 50 ईयर्स अगो। 50 ईयर्स अगो, 15 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है विन लिमिटेड, ठीक है ना। इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 15 ईयर्स अगो एंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स इट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज़। उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख रुपीज़ का, 8 लाख रुपीज़ का, 11 लाख रुपीज़ का। पिछले 3 सालों में उसने 5, 8, 11 का प्रॉफिट कमाया। इन ऑर्डर टू द ऑगमेंट ऑफ इट्स बिजनेस prospects it wants to make the donation to the political parties. State with reference to the provision of Companies Act 2013 whether the company makes such contribution and if yes to what extent, कितना contribution political party को करना सकती है। कंपनी बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो डोनेशन करना है पॉलिटिकल पार्टी को, तो करना है तो कितना कर सकती है। ऑल्सो स्टेट विच टाइप ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, एक्सपेंडिचर इन दिस रिगार्ड एज कंट्रीब्यूशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस कर सकती है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन भी है। सेवक साइकिल लिमिटेड जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट 4 ईयर्स को, 4 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो 15 साल पहले हुई थी, ये 4 साल पहले हुई थी, बस इतना ही अंतर आ रहा है। इट हैज़ अर्न प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 5, 8, 11 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रपोज टू डोनेट अ सम ऑफ रुपीज़ 50,000 टू पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ सम भी दे दिया कि 50,000 डोनेशन करना चाहती है, ठीक है ना। Examine the reference to provision of Companies Act 2013 whether the proposed donation is within the powers of the board of director of the company। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के अंतर्गत है कि नहीं है, कितना पावर है, कितना डोनेशन कर सकते हैं, ये पावर में है कि नहीं। तो चलो पहले वाला देखते हैं। कंपनी एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अलावा डोनेशन कर सकती है, जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी वही कर सकती है। which has been in existence for less than 3 financial years can make a political contribution। वो political contribution कर सकती है not exceeding 7.5% of the average profits during the 3 immediately preceding financial years।
जो एक्सीड नहीं कर सकता है 7.5% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। द कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द कंपनी ओनली आफ्टर पासिंग एज रिजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मेड किया जाएगा कंपनी के द्वारा सिर्फ एक रिजोल्यूशन पास करके एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग पे पास करके, ठीक है ना। विल लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 15 ईयर्स अगो। विल लिमिटेड जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है 15 साल पहले। ड्यूरिंग द लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर इट हैज अर्न प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट अर्न किए हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स अर्न इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स द अमाउंट ऑफ डोनेशन इट कैन मेक इज अंडर। द अमाउंट ऑफ डोनेशन जो है वो कर सकती है, वो नीचे नीचे लिखे हुए हैं। क्या टोटल प्रॉफिट जो 3 सालों का कितना है 24 लाख रुपए। एवरेज नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कितना होगा 8 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 24 लाख है, 5 8 11 करके टोटल का है तो 24 लाख आ रहा है, ठीक है। टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख रुपए का है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कितना कर सकती है वो 60,000 रुपए तक कर सकती है। इफ विल लिमिटेड वांट्स टू मेक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इट कैन कंट्रीब्यूट टू द अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60,000। वो सर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती। टाइप ऑफ डोनेशन दैट कैन बी मेड ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच विल बी डीम्ड टू बी अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आर लेट डाउन इन सेक्शन 182 और सेक्शन 2, ठीक है ना। किस प्रकार का डोनेशन कर सकती है, किस प्रकार का खर्चा या पेमेंट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो 182 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। क्या क्या, अ डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या पेमेंट ऑल्स टू बी गिवन बाय द कंपनी ऑन इट्स बिहाफ और ऑन इट्स अकाउंट टू अ पर्सन। डोनेशन के नाम से किया हो, सब्सक्रिप्शन के नाम से किया हो, या पेमेंट किया हो कंपनी के बिहाफ, कंपनी ने किसके बिहाफ पे, उस पॉलिटिकल पार्टी या उसके पर्सन के बिहाफ में किया हो, तो वो सभी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है ना। दूसरा, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन एनी एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर, पैम्फलेट गिव और लाइक इज इशू ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट और ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल बट फॉर द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई खर्चा करा हो जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा देता हो, एडवर्टाइजमेंट करता हो, या ब्रोशर के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से, या किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में कोई खर्चा किया होगा तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। या फिर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हुए नहीं किया, उसके संदर्भ पे नहीं किया, उसके बिहाफ पे नहीं किया, पर उसके फायदे के लिए किया है, तो वो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है ना। और company except a government company and a company which has been in existence for not less than 3 financial years can make a political contribution not exceeding 7.5% of the average profits during the immediate preceding 3 financial years। कंपनी सिवाय गवर्नमेंट कंपनी के या कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में फॉर नॉट लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 7.5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज के 7.5% से ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय अ कंपनी ओनली आफ्टर पासिंग अ रिजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है कंपनी के द्वारा सिर्फ एक रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके मीटिंग में, ठीक है ना। सेवक साइकिल्स लिमिटेड इज द कंपनी इनकॉर्पोरेट 4 ईयर्स अगो। सेवक साइकिल्स लिमिटेड जो है कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है 4 साल पहले। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर इट हैज अर्न प्रॉफिट्स, और पिछले 3 साल से लगातार वो प्रॉफिट कमाती है। ये द प्रॉफिट अर्न इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स द अमाउंट ऑफ डोनेशन इट कैन मेक इज वही 60,000 रुपये। तो सेवक साइकिल लिमिटेड कैन मेक डोनेशन ऑफ 50,000 रुपये टू पॉलिटिकल पार्टी एज इट इज द विद इन द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वही का वही आंसर है, कुछ भी नहीं, बस इसके अंदर लिखा है कि अमाउंट कितना कर सकती है, तो 5,000 कर सकती है, करना चाहे कर सकती है, कि 60,000 तक कर सकती है, वो लिमिट में आ रहा है, वो 50,000 करना चाह रही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, Mr. X is a director of ABC Limited. Mr. X जो है डायरेक्टर ऑफ ABC Limited, he has approached the housing finance company limited for the purpose of obtaining a loan of 50 लाख रुपीस, 50 लाख का लोन के लिए उसने अप्रोच करा एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, टू बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हिज रेसिडेंशियल हाउस, जो कि उसके रेसिडेंशियल हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए उसने अप्रोच किया। द लोन वाज सेक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द ABC Limited should provide the guarantee for the repayment of loans installments by the Mr. X, advice Mr. X। कंपनी ने लोन वॉज सेंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अगर मतलब क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट एक्स की तरफ से नहीं किया गया है तो ABC लिमिटेड ने गारंटी दे दी लोन सेंक्शन करने के लिए कि भैया आप लोन सेंक्शन कर दो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आप सेंक्शन कर दो, नहीं देगी इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट तो भैया ABC लिमिटेड में गारंटी कर रही हूँ। और ABC लिमिटेड कौन है, ABC लिमिटेड में एक्स डायरेक्टर है, तो उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं गलत तरीके से वो। मिस्टर एडवाइस करो मिस्टर एक्स को, क्या ये सही कर रहे हैं? उसने अप्रोच करके और इस पर्पस के लिए अपना लोन सेक्शन कराने की अपना पावर का यूज कर रहे हैं। नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेप्ट टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स या एनी पर्सन्स इन whom the director is interested, give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by him or such other person।
कोई भी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन एडवांस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कोई भी लोन रिप्रेजेंटेड इन द बुक डेप्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से। ये गारंटी भी नहीं देना चाहिए, प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी भी नहीं देना चाहिए इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय हिम और सच पर्सन। मतलब कोई डायरेक्टर के संदर्भ में, डायरेक्टर को लोन लेना है तो उसके लिए आप गारंटी या सिक्योरिटी दे दो या कुछ और दे दो, आप इस प्रकार का कुछ भी नहीं दे सकते। मिस्टर एक्स इज नॉट अलाउड फॉर द लोन ऑफ 50 लाख अगेंस्ट द गारंटी बाय कंपनी ABC लिमिटेड। तो वो अलाउड नहीं है लोन के लिए 50 लाख के अगेंस्ट द गारंटी बाय कंपनी ABC लिमिटेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर KMP इज अ डायरेक्टर है, ठीक है ना, ऑफ XLS लिमिटेड। ही इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर हिज ओन यूज। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एस्टिमेटेड एट 1.5 करोड़ रुपीज। KMP जो है डायरेक्टर है XLS लिमिटेड के, ठीक है ना। KMP क्या है, डायरेक्टर है XLS लिमिटेड के। ये इंस्टेंट कंस्ट्रक्ट, वो इंटेंट्स कर रहा है कि कंस्ट्रक्ट करेगा रेसिडेंशियल हाउस फॉर हिज ओन यूज, उसके खुद के काम के लिए। और उस कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 1.5 करोड़ रुपए, विच द KMP प्रपोजेस टू फाइनेंस पार्टली फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज टू द ट्यून ऑफ 60 लाख रुपए एंड द बैलेंस 90 लाख रुपीज फ्रॉम द हाउसिंग लोन्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बचा कुछ 90 लाख जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, और 60 लाख तो खुद की जेब से लगा देगा, 90 लाख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। ये डायरेक्टर है XLS लिमिटेड। फॉर दिस पर्पस ऑब्टेनिंग लोन ही अप्रोच द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी which is in principle agree to the grant the loan and but has put a condition, परंतु उसने condition, the condition put by the finance company is that the company XLS limited of which the Mr. KMP is director should provide a guarantee for the repayment of the loan and the interest as per the terms of the proposed agreement for granting the loan to the Mr. KMP. You are required to advise the Mr. KMP on the matter with reference to the provision of Companies Act 2013। वही लिखा है कि भैया XLS का मतलब कंपनी ने बोला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, कि भैया XLS लिमिटेड की गारंटी लेके आ जाओ, मैं आपको लोन सेंक्शन कर दूंगा। तो बताओ ये कर सकते हैं क्या? वही के वही आंसर है। नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन टू whom द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन, ठीक है ना। गारंटी बाय द कंपनी XLS लिमिटेड ऑफ विच द KMP इज डायरेक्टर फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन और इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। गारंटी जो दी गई XLS लिमिटेड के द्वारा, वो रिपेमेंट के लिए लोन इंटरेस्ट वो अलाउड नहीं की गई है, ठीक है ना। इफ एनी लोन इज एडवांस्ड और गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अबव प्रोविजन, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज। कंपनी जो है पनिशेबल रहेगा फाइन के साथ, जो कि 5 लाख रुपीज़ से कम नहीं रहेगा। विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़ विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज़। ये 25 लाख रुपए तक भी एक्सटेंड कर सकता है अगर लोन एडवांस कर दिया गया, गारंटी दे दी गई, सिक्योरिटी दे दी गई है, तो कॉन्ट्रावेंशन है प्रोविजंस का, ठीक है ना। तो कंपनी फाइन के लिए पनिशेबल रहेगी। कितने रुपए तक का हो सकता है? कंपनी वो पर्सन कितने तक का फाइन लगेगा? 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है उस पर। कंपनी shall be punishable with fine which shall not be less than 5 lakh rupees which may extend to 25 lakh rupees। डायरेक्टर या अदर पर्सन टू whom any loan is advanced, डायरेक्टर जिसको भी एडवांस किया गया, गारंटी दी गई है, इज गिवन प्रोवाइडिंग कंडीशन, ठीक है, shall be punishable with imprisonment, उसको जेल तक हो सकती है। which may extend to 6 महीने या फिर फाइन which shall not be less than 5 lakh rupees and may extend to 25 lakh rupees और with जो कि पनिशेबल रहेगा, जेल जो कि 6 महीने तक की भी हो सकती है, और फाइन जो कि 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। ये दोनों, जेल भी हो जाएगी, फाइन भी लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर आपने गारंटी दे दी है लोन के लिए, तो कंपनी को कितने तक का? 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। व्यक्ति को भी, जो डायरेक्टर या पर्सन जिसको भी फायदा हुआ है, उसको भी 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अब कंपनी को तो जेल करेंगे, तो भैया उसको 6 महीने की जेल भी कर सकते हैं। बाकी 5 लाख से 25 लाख का तक का जुर्माना दोनों पे लग सकता है, क्योंकि लोन सेंक्शन कराया, हाउसिंग लोन। आजकल तो 25 लाख आम बात है होम लोन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मिस्टर DRT इज द डायरेक्टर ऑफ PCLS लिमिटेड, ठीक है ना। DRT जो है डायरेक्टर है PCS लिमिटेड के। द स्टेट कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट लिक्विड फंड्स एंड मिस्टर DRT इज इन डायर नीड्स ऑफ फंड्स। स्टेट कंपनी के पास लिक्विड फंड्स बहुत सारे पड़े हैं और DRT को बहुत ज़्यादा जरूरत है पैसे की। इन ऑर्डर टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ मिस्टर DRT, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ PCS लिमिटेड वांट्स टू लेंड 5 lakhs to him and 2 lakh to his wife। State whether such loans can be given and if so, under what conditions? What would you answer if the PCS limited would have been PCS private limited? PCS पब्लिक लिमिटेड है पहले तो, फिर दूसरी बार PCS प्राइवेट लिमिटेड बन रही है, ठीक है। पहले तो अपन PCS लिमिटेड देख लेते हैं। PCS लिमिटेड है अगर, तो क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना लोन दे सकती है? उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड पड़ा है, तो क्या वो दे सकती है? 5 लाख को PCS लिमिटेड दे रही है, DRT को, उसकी वाइफ को 2 लाख दे रही है, क्या ऐसा कर सकती है? क्या ऐसा लिमिटेड रहते हुए नहीं कर सकती? तो क्या प्राइवेट लिमिटेड रहते हुए कर सकती है? क्वेश्चन में पूछा गया, आंसर देखते हैं। लोन टू डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185, नो कंपनी शेल डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर और टू एनी ऑफ हिज पर्सन इन whom the director is interested। PCS लिमिटेड wants to lend 5 lakh rupees to Mr.
मिस्टर DRT हु इज अ डायरेक्टर इन PCS लिमिटेड, ठीक है ना, DRT को लोन देना चाहती है और 2 लाख टू हिज वाइफ, दिस इज देन इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 185, ये वायलेशन है सेक्शन 185 का। इफ PCS लिमिटेड वुड हैव बीन PCS प्राइवेट लिमिटेड शैल नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट कंपनीज इन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। ये PCS अगर PCS प्राइवेट लिमिटेड होती है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कंडीशन में प्राइवेट कंपनीज भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब उसमें तो लोन एक बार दे सकते, परंतु पब्लिक लिमिटेड के केस में तो बिल्कुल नहीं दे सकते। कुछ कंडीशन से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में तब लोन दिया जा सकता है, पर नॉर्मल में प्राइवेट लिमिटेड में भी लोन नहीं दे सकती है इस प्रकार के, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस में भी दे सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग इज डेटा रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 100 करोड़ रुपए। ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपए, उसमें से पेड अप शेयर कैपिटल कितने की बनाई है उसने अभी तक? तो 40 करोड़ रुपए, जनरल रिजर्व 20 करोड़ रुपीज, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 20 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ रुपीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 5 करोड़ रुपीज, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 5 करोड़ रुपए का, लोन कितना है? 10 करोड़ रुपए का, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स 3 करोड़ रुपए के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग डिसाइडेड टू बोरो एडिशनल सम ऑफ 90 करोड़ रुपीज। वो सोच रहे हैं कि एडिशनल सम 90 करोड़ रुपए का हम बोरो कर ले फ्रॉम कंपनीज बैंकर्स, कंपनी के बैंकर्स से, ठीक है ना। यू आर बीइंग अ कंपनीज फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। क्या बोर्ड डायरेक्टर कंपनी रिजोल्यूशन पास कर रही है कि भैया 90 करोड़ का लोन और एडिशन ले लें, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं? लोन पहले के कितने का है? लॉन्ग टर्म लोन पड़ा हुआ है 10 करोड़ का, शॉर्ट टर्म कितना का, चलो देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर्स कैन बोरो द फंड्स इंक्लूडिंग फंड्स ऑलरेडी बोरोड नॉट एक्सीड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना। सच बोरोइंग शैल नॉट बी टेम्परेरी लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं आई, मतलब सच बोरिंग शैल नॉट बी टेम्परेरी लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंकर्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। फ्री रिजर्व डू नॉट इंक्लूड द रिजर्व सेट अपार्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है ना। यहाँ क्या पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व जो 20 करोड़ के पड़े और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व पहले भी अपन ने इंक्लूड नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा गया है, फ्री रिजर्व नहीं है। तो एग्रीगेट पेड अप कैपिटल कितनी? 60 करोड़ रुपए की। टोटल बोरोइंग कितने की होगी? 60 करोड़ रुपए की। लेस अमाउंट बोरो, जो अमाउंट पहले से ही बोरो किया हुआ है वो 10 करोड़ का, वो हटा दो। टोटल जो है अमाउंट बोरो कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर बोरो कर सकता है 50 करोड़ का, 10 तो पहले ही बोरो कर रहा है, 60 का कर सकता है, तो 10 का 50 का कर और कर लो, उससे नहीं। डायरेक्टर ऑफ प्रिंस कंपनी लिमिटेड बाय रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग डिसाइड टू बोरो एन एडिशनल सम ऑफ 90 करोड़ रुपए फ्रॉम द कंपनीज बैंकर्स। द बोरोइंग विल बी बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंस कंपनी लिमिटेड शुड टेक स्टेप्स टू कन्वे इन द जनरल मीटिंग एंड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। देन द बोर्ड ऑफ बोरोइंग विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। मैनेजमेंट, हाँ, अगर 90 करोड़ रुपए का बोरोइंग करना चाहते हो आप, कितने का? 90 करोड़ का, 50 करोड़ की आप कर सकते हो, परंतु आप 90 करोड़ का करना चाहते हो तो प्रिंस कंपनी लिमिटेड का मैनेजमेंट आपको एक जनरल मीटिंग कन्वेन करना चाहिए, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लेना चाहिए, तो ये बोरोइंग आपकी वैलिड हो जाएगी और बाइंड रहेगी कंपनी पे और उसके मेंबर्स पे, तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। इनकेस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 180 अप्लाई नहीं करेगा। अगर यहाँ प्राइवेट कंपनी होती तो कोई सेक्शन अप्लाई नहीं करता, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन व्हाट वेज डज, किस तरीके से, इन व्हाट वेज डज द कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट्स द नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना। किस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन को, नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सेक्शन 192 प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, जिसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व हो। नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट बाय विच डायरेक्टर और अ पर्सन connected with him acquires assets for consideration other than cash from the company। मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ होना। नॉन कैश मतलब क्या? चेक वेक का नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी सामान का लेन देन नहीं होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ, ठीक है ना। मतलब आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब, हाँ, दूसरा व्यवहार नहीं, नॉन कैश मतलब कोई भी आप सामान का लेन देन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखा है? सेक्शन 192 में प्रोवाइड करता है नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय विच अ डायरेक्टर और अ पर्सन कनेक्टेड विद हिम एक्वायर्स एसेट फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश फॉर द कंपनी। एसेट एक्वायर कर रही है फॉर अदर देन कंसीडरेशन एंड कैश फ्रॉम द कंपनी से, ठीक है। द कंपनी एक्वायर्स और इट इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर द कंसीडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑफ सच अग्रीमेंट अरेंजमेंट इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग। जब तक प्रायर अप्रूवल सच अरेंजमेंट जो है अकॉर्ड नहीं गई है बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग में। नोटिस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर ऑफ द अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द असेट्स इन्वॉल्व इन सच अरेंजमेंट, ठीक है ना। नोटिस ऑफ अप्रूवल जो है रेजोल्यूशन की जनरल मीटिंग में इंक्लूड करेगी पर्टिकुलर ऑफ द अरेंजमेंट अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ द असेट्स इन्वॉल्व इन सच अरेंजमेंट। एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, नोटिस में जो है ना ये साफ लिखा होना चाहिए क्या,
जनरल मीटिंग में इंक्लूड होना चाहिए पर्टिकुलर्स, क्या क्या चीज़ वो वैल्यू और एसेट हाँ इन्वॉल्व रहेगी इसमें, ठीक है ना। जो भी अरेंजमेंट वो करना चाह रहा है, क्या एसेट की वैल्यू होगी जो उससे वो कंसिडरेशन के तौर पर डील कर रहा है, उसमें ये नोटिस में साफ लिखा होना चाहिए। एनी अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय कंपनी या होल्डिंग कंपनी इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ दिस प्रोविजन, कोई भी अरेंजमेंट एंटर किया गया इन प्रोविजन की कॉन्ट्रावेशन में शैल बी वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी अनलेस, वो वॉइडेबल है एट द इंस्टेंस कंपनी के अनलेस द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी मनी और अदर कंसिडरेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल, अगर उसका रेस्टिट्यूशन ऑफ मनी या अदर कंसिडरेशन कोई भी लॉन्गर पॉसिबल नहीं हो। एनी राइट्स आर एक्वायर्ड बोनाफाइड फॉर द वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, कोई भी राइट्स एक्वायर किए गए हैं बोनाफाइड रहते हुए फॉर द वैल्यू एंड विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। Examine the meaning of the terms insider trading and the price sensitive information. State the manner in which the Companies Act 2013 prohibits the above. ठीक है ना, किस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स कर सकता है अबोव को, इनसाइडर ट्रेडिंग को, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना। इसका मीनिंग बताइए। पहली बात, मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग और अग्रीइंग टू सब्सक्राइब, बाय, सेल, डील and any security of by any director या key managerial person is reasonably expected to have access to any non-public price sensitive information in respect of securities of the company. Insider trading मतलब क्या? जिस व्यक्ति का एक्सेस हो, मतलब जो व्यक्ति एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के तक उसका एक्सेस है, वो पर्सन, डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन बाय कर रहा है, सेल कर रहा है या डील कर रहा है या अग्री टू सब्सक्राइब या सब्सक्राइब कर रहा है कंपनी की शेयर्स में या सिक्योरिटीज में, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। एन एक्ट ऑफ काउंसलिंग, नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये कभी आप कर रहे हो, आप नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन रहते हुए काउंसिल कर रहे हो, मतलब किसी को बता रहे हो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो, मालूम करना चाह रहे हो नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो आप इनसाइडर ट्रेडर हो। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, इसका बता दें। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मींस एनी इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू द कंपनी, ठीक है ना, कंपनी से संदर्भ करता है, विच इज पब्लिश्ड इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, जो कि लाइकली टू अफेक्ट कर सकती है प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एन इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिशन क्या है ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रोहिबिशन Section 195, according to it, no person, including any director, key managerial person of the company, shall enter into insider trading. But if any communication is required in ordinary course of business, अगर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इन मतलब कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन एंटर नहीं हो सकता इनसाइडर ट्रेडिंग में, परंतु अगर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अंडर एनी लॉ, देन द अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। पहली बात तो अभी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये कर रहे हो आप इनसाइडर ट्रेडर मान ली जाओगे। अगर इनसाइडर ट्रेडर तब नहीं माने जाओगे जब कभी आप किसी लॉ के अंतर्गत अंडर एनी लॉ आप ये कम्युनिकेशन कर रहे हो कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो कि रिक्वायर्ड रहती है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, देन द अबव प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। इन एनी पर्सन, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 5 years or with fine which shall not be less than 5 लाख रुपीज। अगर इसका कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है तो वो बंदा या बंदी जो भी होगा वो पनिशेबल रहेगा कितने साल तक का? 5 साल तक का जेल तक का उसको लग सकता है इम्प्रिजनमेंट, या फिर फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज, जो 5 लाख से 25 करोड़ तक का उसको जुर्माना भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। कितना? 5 लाख से 25 करोड़ तक का जुर्माना, 5 लाख से 25 करोड़ ना कि 25 लाख, 25 करोड़ तक का जुर्माना। 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर और विदाउट, 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि मेड किया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से, या सब में जो भी हायर रहेगा या फिर दोनों के साथ कारावास भी कर देंगे 5 साल तक का, ठीक है ना। 5 साल तक का कारावास या फिर 5 लाख से 25 करोड़ तक का जुर्माना, या 3 टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो उससे इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से किया। इन सब में से जो ज़्यादा होगा उतना का फाइन लगा के साथ साथ में कारावास ये दोनों जुर्माना कर सकते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 आंसर द फॉलोइंग, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी, कौन सी कंपनीज को जरूरत रहती है कंस्टिट्यूट करने की नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वो कमिटी, इस कमिटी का कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है ना। नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी किस किसको बनाने की जरूरत है, कौन कौन सी कंपनी। नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को जरूरत है नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी बनाने की। ये सबसे ज़्यादा क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी इसमें भी प्रोवाइडेड, जैसा कि बताया गया हो उन सब क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को भी बनाने की जरूरत है नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज दैट शैल कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी, ये सभी क्लासेस ऑफ कंपनी, हाँ कंपनीज जो है कंस्टिट्यूट करेंगे नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमिटी ऑफ द बोर्ड। ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर, जब सभी
वही पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ये पब्लिक कंपनीज टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ और मोर। सभी पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी को सबको जरूरत है नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी बनाने की। और दूसरी क्लास कौन कौन सी है? सभी पब्लिक कंपनी, तीन तरह की, तीन बार पब्लिक कंपनी है। सभी पब्लिक कंपनी जिनकी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो, या एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। 10, 100, 50 सभी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसकी 10, 100, 50, ये 10, 100, 50 मतलब क्या? 10 की पेड अप कैपिटल, 100 का टर्नओवर या 50 का बोरोइंग आउटस्टैंडिंग लोन और एग्रीगेट जो भी हो इन दोनों का, ठीक है ना। जो भी हो उसको नॉमिनेशन और रिमुनरेशन कमेटी बनाने की जरूरत है। पब्लिक कंपनीज कवर्ड अंडर दिस रूल शैल कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमेटी विद इन 1 year फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स और अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय देम व्हिचएवर इज अर्लियर। पब्लिक कंपनी को कवर्ड जो की गई है इस रूल के अंतर्गत, उसे जरूरत है कॉन्स्टिट्यूट करने की नॉमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमेटी विद इन 1 year, 1 साल के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स और द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय देम, जो भी पहले हो, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमेटी, कंपोजिशन क्या है नॉमिनेशन और रिमुनरेशन कमेटी का? कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ 3 or more नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कमेटी में इसमें भी 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। जैसा कि आपके ऑडिट कमेटी में था 3 डायरेक्टर होना जरूरी है, उसी प्रकार इसमें 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें एक आधे से कम से कम आधा तो, हाँ, आधे से कम नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसमें भी मेजोरिटी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, यहाँ भी आधे से कम नहीं होना चाहिए। मतलब वही बात है, आधा होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए। मतलब इसमें आधा भी मान लिया गया नॉमिनेशन रिमुनरेशन कमेटी में, और उसमें तो मेजोरिटी होना चाहिए और 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी शैल नॉट चेयर द सच कमेटी। चेयरपर्सन जो कंपनी का है वो कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। कंपनी का जो चेयरमैन है वो चेयरपर्सन इसका कमेटी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। चेयरपर्सन और इज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमेटी ऑथराइज्ड शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसकी एब्सेंस में चेयरपर्सन की कमेटी का कोई दूसरा सदस्य भी जा सकता है जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में चेयरपर्सन को अटेंड करना जरूरी है, परंतु चेयरमैन नहीं है तो कोई दूसरा उसका पर्सन कमेटी का जाके अटेंड करेगा मीटिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यू आर वर्किंग एज द फाइनेंशियल हेड ऑफ द सुपर एनर्जी लिमिटेड। द कंपनी इज इन एडवांस स्टेज फॉर फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ विंड पावर इन जनरेशन, ठीक है, विच विल कंसिडरेबली इंप्रूव द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। यू आर वर्किंग किसके साथ काम कर रहे हो? फाइनेंशियल हेड और सुपर एनर्जी लिमिटेड। सुपर एनर्जी लिमिटेड कंपनी एडवांस कर रही है, इज इन एडवांस स्टेज ऑफ फाइनलाइजिंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ विंड पावर जनरेशन, जो कंसिडरेबली इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की, जो कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की इंप्रूव करेगा। यू हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन दैट वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट इज इंडल्ज इन द ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो कि कोई डायरेक्टर के पास जा सकती है इस प्रोजेक्ट की, वो इंडल्ज है इसकी ट्रेडिंग में। तुम्हें ये जानकारी मालूम पड़ी है, तुम कंपनी के फाइनेंशियल हेड हो, तुमको ये जानकारी मालूम पड़ी है, जो डायरेक्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है इंटरनल, उस व्यक्ति ने इंडल्ज है शेयर की ट्रेडिंग में। राइट नोट इन इंटरनल सर्कुलेशन एक्सप्लेनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ द securities and consequences of the contravention of the relevant provisions of the Companies Act 2013. Write of note of internal circulation explaining the insider trading of the securities and consequences of contravention of the relevant provisions of the Companies Act 2013. ऐसा इंटरनल सर्कुलेशन करो जिसमें लिखा हो कि इसका इंसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है, इसके कॉन्ट्रावेंशन का और इसके प्रोविजंस क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन का कम भुगतना पड़ सकते हैं, बताइए। वो आंसर में उस नोट के अंदर आप लिख के भेज सकते हो, ठीक है ना, वो बताओ, ठीक है ना। समबडी इज इंडल्जिंग, ये बोल्ड और इटैलिक्स का आंसर है, ये अभी ऐड हुए, ध्यान से देखना। समबडी इज इंडल्जिंग इन द इनसाइडर ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सेक्शन 195 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज। सेक्शन 195 प्रोवाइड करता है प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में। नो पर्सन इंक्लूडिंग एनी डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन ऑफ अ कंपनी शैल एंटर इनटू इनसाइडर ट्रेडिंग। कोई भी पर्सन, ठीक है ना, कोई भी पर्सन या डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन ऑफ द कंपनी को एंटर नहीं करना चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग में। इफ एनी कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इफ एनी कम्युनिकेशन अगर रिक्वायर्ड है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या लॉ में, देन द अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई। ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा अगर ये नॉर्मल लॉ में रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। नो पर्सन हाँ, कोई भी इंक्लूडिंग डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं। अगर वो होता है तो अगर ऐसा तब हो सकता है जब वो लॉ में कहा गया हो कि हाँ ये नॉर्मल कोर्स में आप इसमें डील कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, तब कर लो, तब नहीं तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में माना जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस एन एक्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग, बाइंग, सेलिंग, डीलिंग, एग्रीइंग टू सब्सक्राइब, बाय, सेल या डील इन एनी सिक्योरिटी बाय एनी डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन। ये कोई भी एक्ट जो करता हो की मैनेजर या डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन द्वारा सब्सक्राइब करना, बाय करना, सेल करना या डील करना, to subscribe any securities of the company, ठीक है ना, is reasonably expected to have access to the non-public press and sensitive information in respect of the security of the company, जिसका reasonably access है non-public press and sensitive information में कंपनी के। an act of counseling non-public press and sensitive information, ठीक है,
वही प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू कंपनी विच इज पब्लिश्ड इफ इज लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन जो कि अगर डिस्क्लोज हो गई है, अगर वो मार्केट में आ गई, पब्लिश हो गई, तो भैया वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर देगी। क्या अफेक्ट कर देगी? आपकी प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रामिस द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 years या फिर फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज विच मैक्सिमम टू 25 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। और 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, या विच एवर इज हायर और विद बोथ। मतलब या तो उसको कितने 5 साल तक की जेल हो सकती है, या 5 लाख से 25 करोड़ तक का जुर्माना, या फिर 3 गुना ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। वो जो भी ज़्यादा हो उस तक का वो पैसा फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। कंसर्न पर्सन शुड डसिस्ट फ्रॉम कैरिंग आउट एनी सच एक्टिविटीज। कंसर्न पर्सन जो है डसिस्ट करना चाहिए, अपने आपको रोकना चाहिए फ्रॉम कैरिंग आउट इस प्रकार की एक्टिविटीज। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्फो कंपनी लिमिटेड कन्फर्ड अपॉन द कंपनी पावर टू सेल इट्स अंडरटेकिंग्स टू अनदर कंपनी विद द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट लॉस जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कन्फर करता है अपॉन द कंपनी पावर टू सेल करना, उसकी अंडरटेकिंग पावर, उसकी अंडरटेकिंग सेल करना टू अनदर कंपनी विद द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। कंपनीज आर्टिकल्स ऑल्सो कन्फर्म अपॉन द डायरेक्टर्स वेयर बाय पावर्स वॉज कन्फर्ड अपॉन देम टू सेल और अदरवाइज डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। कंपनी का आर्टिकल्स भी है ऑल्सो कन्फर करते हैं अपॉन डायरेक्टर्स वेयर बाय पावर्स वॉज कन्फर्ड अपॉन देम टू सेल करना या अदरवाइज डील करना विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मेंबर्स पास्ड ऑन रिजोल्यूशन, ईजीएम पे हाँ एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है, ठीक है ना, फॉर द सेल ऑफ इट्स असेट्स ऑन सर्टेन टर्म्स एंड ऑथराइज द डायरेक्टर्स टू कैरी आउट द सेल। Director refused to comply with the wishes of the members, whereupon it was contended on behalf of the members that they were the principal directors, and directors, being the agents, were bound to give effect to their decisions. Examine the provision of the Companies Act 2013. Answer the following: whether the condition of members in the non-compliance of the members' decision by the director is tenable. क्या tenable है? Whether it is possible for the members to usurp the powers, क्या possible है members usurp कर powers which the articles are vested in the director by passing a resolution in the general meeting। जो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके वो असर कर सकते हैं पावर्स जो कि आर्टिकल्स के द्वारा दिए गए हैं उनसे डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर कुछ सेल करना चाहते हैं, डायरेक्टर्स कुछ सेल करना चाहते हैं, ठीक है ना, और वो जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने उन पर जोर लगा दिया कि भैया हम जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा आप उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो सेल करो। डायरेक्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि तो हमारी मर्जी है भाई साहब, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं करेंगे, हम बाउंड नहीं है आपके डिसीजन से, ठीक है ना, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो क्या मेंबर्स अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ मेंबर्स डिसीजन, क्या कंटेंशन जो है डायरेक्टर की वो सही है, वो टीनेबल है, और अगर क्या ये पॉसिबल है कि असर्व करना, ये पावर्स असर्व कर सकते हैं, मतलब ये पावर्स अपने हाथ में ले सकते हैं मेंबर्स, बताइए। तो आंसर में देखते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू डू, ठीक है ना। बोर्ड डायरेक्टर के पास सभी पावर्स हैं, एंटाइटल सभी पावर्स के लिए, एक्ट्स के लिए, टू करने के लिए, एज द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू, ठीक है ना। इन एक्सरसाइज सच पावर्स बोर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन एक्ट और इन द मेमोरेंडम आर्टिकल्स और इन एनी रेगुलेशंस मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। बोर्ड जो है सब्जेक्ट रहेगा टू द प्रोविजंस कंटेन इन एक्ट और इन मेमोरेंडम या आर्टिकल्स या इन रेगुलेशन जो कि मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है ना। बोर्ड जो है प्रोविजंस के लिए लायबल रहेगा, उस सब चीज़ के सब्जेक्ट तक, उस लिमिट तक ही कर सकता है जैसा कि रेगुलेशन कंपनी ने जनरल मीटिंग में बनाए हुए हैं, मेमोरेंडम या आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर विच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट बाय मेंबर्स या आर्टिकल्स और डन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। शैल नॉट, बोर्ड को जरूरी नहीं कि वो एक्सरसाइज करना, जो भी डायरेक्शंस या एक्ट जो भी मेंबर्स या आर्टिकल्स ने दिए हैं कंपनी में, ठीक है ना, कंपनी द्वारा दिए हैं, ठीक है ना। बोर्ड shall not exercise any power which is directed or required under this act or members or articles are done by company in general meeting। जनरल मीटिंग में करा एकदम अचानक, तो ठीक है ना। पावर्स ऑफ बोर्ड कैन बी एक्सरसाइज ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड के पावर्स जो है एक्सरसाइज की जा सकते हैं कंसेंट ऑफ द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन के। सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 डिफाइंस वन सच पावर एज द पावर टू सेल, लीज, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ होल सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। क्लॉज A 180 सबसेक्शन 1 में लिखा है कि भैया ये पावर्स जो हैं सेल करना, लीज करना, या अदरवाइज होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग को सेल करना, ये पावर स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। सेल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी कैन बी मेड बाय द बोर्ड
of the director only with the consent of the members of the company via special resolution माध्यम से. Even power is given to board by memorandum and articles. भले से power memorandum या articles के द्वारा दिया गया है. To sell the undertaking must be approved by in general meeting by the special resolution. जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से ये अप्रूव तब भी होना चाहिए, भले से आर्टिकल या मेमोरेंडम ने पावर पहले से दे रखे. करेक्ट प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड इज फॉर द बोर्ड टू अप्रूव द सेल ऑफ द अंडरटेकिंग. एक करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए बोर्ड के द्वारा. एंड देन कन्वेन जनरल मीटिंग आप कन्वेन करो और अप्रूव करो बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तब आप सेल कर सकते हो. इन द केस प्रोसीजर फॉलोड इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, प्रोसीजर जो फॉलो किए कंप्लीटली इनकरेक्ट है, वॉलेटिव ऑफ द एक्ट, शेयर होल्डर्स कैन नॉट ऑन देयर ओन पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू द डायरेक्टर्स. ठीक है ना. अब इसमें तो क्या करा, शेयर होल्डर ने सब चीज़ उड़न से चलती रही. शेयर होल्डर ने खुद नहीं मीटिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है. मतलब इनने खुद के दम पे कर लिया, जबकि डायरेक्टर को बाद होना चाहिए, डायरेक्टर बोलेगा उसके हिसाब से होना चाहिए था. कंटेंशन ऑफ द शेयर होल्डर इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट विद इन देयर अथॉरिटी टू अप्रूव इंडिपेंडेंटली ऑफ द बोर्ड. बोर्ड के इंडिपेंडेंट रह के, मतलब बोर्ड के बिना सलाह के आप ऐसा अप्रूव नहीं कर सकते कि भैया आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके बोल दो कि ये ऐसे सेल करना है. ठीक है ना. इट इज बोर्ड टू अप्रूव अ प्रपोजल ऑफ सेल ऑफ अंडरटेकिंग, देन द मेंबर्स, पहले तो बोर्ड अप्रूव करेंगे, फिर मेंबर्स जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से, ऑर्डिनरी भी नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से 2/3 के. ठीक है ना. Contention of the members that the directors being the agents were bound to decisions of the members and members in the is not correct. Contention जो मेंबर का कि डायरेक्टर जो है बाउंड है क्योंकि वो उनके एजेंट है. मेंबर बोल रहे हैं कि ये तो डायरेक्टर जो हमारे एजेंट है, हमारी तरफ से काम कर रहे हैं, ये बाउंड है हमारे जो कहेंगे हमारे डिसीजन के, भले उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया. तो ये कंटेंशन जो है मेंबर्स की, भाई साहब ये करेक्ट नहीं है. ठीक है ना. शेयर होल्डर्स हैव पावर्स एंड टू अल्टर द आर्टिकल्स. शेयर होल्डर के पास पावर है अल्टर करने का आर्टिकल्स को इन द मैनर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के मैनर में पावर्स आर्टिकल्स को, हाँ आर्टिकल को अल्टर कर सकते हैं शेयर होल्डर, जैसा कि प्रोविजन कंपनी एक्ट में दिया गया है उस हिसाब से शेयर होल्डर आर्टिकल्स को अल्टर भी कर सकते हैं, जो भी गड़बड़ उसके अंदर है. ठीक है ना. करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं. व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर कॉल ऑफ जनरल मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, ध्यान दो. व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर कॉलिंग मीटिंग्स एट शॉर्टर नोटिस देन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013. वन ऑफ द डायरेक्टर अ सीनियर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टेड टू रिसीविंग द नोटिस बाय ईमेल एंड एडवाइस हिम. ठीक है ना. क्या कंडीशन जो कि फुलफिल की कहना चाहिए फॉर कॉल करने के लिए मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस देन एज प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया है कंपनीज एक्ट के द्वारा. ठीक है ना. 2013. एक डायरेक्टर जो है एक सीनियर प्रोफेशनल है, ऑब्जेक्ट कर रहा है टू रिवाइव द नोटिस बाय ईमेल के ऑब्जेक्ट कर रहा है रिवाइव करने के ईमेल के माध्यम से. ठीक है ना. एडवाइस हिम मतलब यार उसको ईमेल दे दिया है, सीनियर प्रोफेशनल है डायरेक्टर, उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भैया ये मेरे को नोटिस ईमेल से दिया है, मेरे को ये सही नहीं जम रहा, ये रिसीव करना सही नहीं जम रहा. क्या ये सही है भैया? आज की ज़माना ईमेल से मिलेगा, लेना पड़ेगा. आंसर देखते हैं. A meeting of the board may be called at shorter notice to transact urgent business. At least one independent director shall be present at the meeting. एक मीटिंग ऑफ द बोर्ड कॉल की जा सकती है शॉर्टर नोटिस पे टू ट्रांजेक्ट करने के लिए बिजनेस जो कि अर्जेंट बिजनेस. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है प्रेजेंट रहना चाहिए मीटिंग पे, शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 3 day नोटिस. ठीक है ना. मीटिंग ऑफ द बोर्ड जो है कॉल किया जाना चाहिए नॉट लेस देन 3 day नोटिस. ठीक है ना. अर्जेंट नोटिस जो है की जा सकती है, अर्जेंट नोटिस दिया जा सकता है कोई अर्जेंट मीटिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए. ठीक है ना. उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर से होना चाहिए और मीटिंग ऑफ द बोर्ड जो है 7 दिन के पहले का नोटिस हो जाना चाहिए. ठीक है ना. टू एवरी डायरेक्टर एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस विद द कंपनी सच नोटिस जो है शैल बी सेंड बाय द हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स. ये जो नोटिस है हैंड डिलीवरी पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से आना चाहिए. सीनियर डायरेक्टर ऑब्जेक्शन टू रिसीविंग द नोटिस बाय ईमेल इज नॉट करेक्ट. सीनियर डायरेक्टर का ऑब्जेक्शन टू रिसीव द नोटिस बाय ईमेल जो है करेक्ट नहीं है कि ईमेल से वो ऐसा नहीं चलेगा, ये ऑब्जेक्शन सही नहीं है, मिला है लेना पड़ेगा आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37. स्टेट द सर्कमस्टेंसेस इन विच द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी. एग्जामिन वेदर द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर. सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी की जरूरत है, क्या जरूरत है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, हाँ कि डिस्क्लोज करना इंटरेस्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट कंपनी एंटर कर रही है उसमें कुछ इंटरेस्ट तो डायरेक्टर को अपना डिस्क्लोज देना जरूरी है. एग्जामिन विद द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय द नॉन डिस्क्लोजर. क्या अगर वैलिड रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर के इंटरेस्ट के बारे में. आंसर देखते हैं चलिए. whenever any director whether directly or indirectly interested in a contract shall disclose the interest at the meeting of the board and shall not participate in such meeting. जहाँ भी कोई डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्लोज नहीं करता हो,
शैल डिस्क्लोज करना चाहिए इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इन सच मीटिंग। जहाँ भी कोई डायरेक्टर भले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है इन अ कॉन्ट्रैक्ट शैल डिस्क्लोज द इंटरेस्ट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए उन सच मीटिंग्स में जहाँ पे इंटरेस्ट हो, ठीक है ना। शैल डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना, एंड शैल नॉट पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग्स। उस मीटिंग में उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए उस मीटिंग्स में। एंड व्हेनेवर एनी डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू, जहाँ भी कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना वाला है या एंटर्ड इनटू होने वाला है विद अ बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर होल्ड्स मोर देन 2% ऑफ शेयर होल्डिंग और इज प्रमोटर मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या बॉडी कॉर्पोरेट। जहाँ भी वो कंपनी, जहाँ भी वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसके साथ वो डायरेक्टर, जिस कंपनी के साथ वो डायरेक्टर डील करने वाला उस बॉडी कॉर्पोरेट में 2% की उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होल्ड करता है या फिर उसका प्रमोटर है, मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो उसको ये डिस्क्लोज करना जरूरी है विद अ फर्म और अदर एंटिटी इन विच सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ओनर या मेंबर। या विद अ फर्म, वो फर्म के साथ जिसमें कि अदर एंटिटी के साथ इन विच सच डायरेक्टर जो है पार्टनर, ओनर या मेंबर हो, ठीक है ना। वेयर एनी डायरेक्टर हु इज़ नॉट, ठीक है ना, हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट एनी टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ भी डायरेक्टर जो कि नॉट इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, इफ़ ही बिकम्स इंटरेस्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो इंटरेस्टेड कब हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उसके बाद। मतलब हो सकता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा था तब वो 2% की उसके पास शेयर होल्डिंग नहीं हो, या फिर वो प्रमोटर, मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं हो, या किसी अदर तरीके से उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हो, या कोई इसका पार्टनर या कोई ओनर नहीं हो उसमें। परंतु ये सब चीज़ तब हो गई जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, उसके बाद शेयर होल्डिंग आ गई, या फिर वो मेंबर या प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ बन गया, या फिर उसका पार्टनर या कोई जना उसका ओनर बन गया, कुछ भी हो गया हो, ये उसके बाद हुआ हो, ठीक है ना। Disclose his interest when he becomes interested at the first meeting of the board held after the becomes so concerned or interested। जब वो इंटरेस्टेड हो गया उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें उसको ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है। मतलब जब भी वो इंटरेस्टेड हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी जब भी वो इंटरेस्ट हुआ डिस्क्लोजर दे दो कंपनी की मीटिंग में कि भैया मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ इस कंपनी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी विदाउट डिस्क्लोजिंग बाय अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ये वॉइडेबल है कंपनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू हो गया है कंपनी के द्वारा और डायरेक्टर जो कि इंटरेस्ट हुआ है वो इसने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसने मीटिंग में इन्वॉल्वमेंट रखा और उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी के में जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, उसने ये बताया नहीं, उसने ये डिस्क्लोजर नहीं दिया और उस डिसीजन में उसने हाथ दे दिया, मतलब उसने डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट दिया है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता उस डिसीजन में बोर्ड मीटिंग के। अगर वो बोर्ड मीटिंग के डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहा है और डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस कंपनी के साथ जब आप डील कर रहे हो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। वो कॉन्ट्रैक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आर लिमिटेड वांट्स टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन कवरिंग द फॉलोइंग मैटर्स। एक बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, ये जो फॉलोइंग मैटर की ऑडिट कमेटी कैसे बनेगी, मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, कोई भी 2 फंक्शंस ऑफ द सेट कमेटी, व्हाट वुड बी द मिनिमम लाइकली टर्नओवर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का मिनिमम लाइकली टर्नओवर या कैपिटल कितनी होगी जिसको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है। तो उसका पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो, कंप्लायंस विद कंपनीज एक्ट 2013 बी एंश्योर्ड, उसका एंश्योर्ड होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी। Vice versa, the statutory auditor, when the company wishes to engage them to perform the certain engagements not restricted under section 144, क्या रोल रहेगा ऑडिट कमेटी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ साथ में जो कंपनी विश कर रही है एंगेज करना, ये परफॉर्म करना सच सर्टेन एंगेजमेंट्स, ठीक है, नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 144, जो 144 में रेस्ट्रिक्ट नहीं किए गए। तो ऑडिट कमेटी के बारे में देख सकते हैं। ऑडिट कमेटी बोर्ड रेजोल्यूशन रिजॉल्व एट, ये जो रिजोल्यूशन है देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन रिजॉल्व एट परसुएंट टू सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी का, ये याद रखना ऑडिट कमेटी का। हाँ, रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर्स बी एंड इज हेयर बाय कंस्टिट्यूटेड। मिस्टर डायरेक्टर 1 2 3 4, ये 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिख दो। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी होता है। फर्दर रिजॉल्व दैट द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इलेक्टेड बाय द इट्स मेंबर्स फ्रॉम अमाउंग द मेंबर्स एंड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन जो है ऑडिट कमेटी का वो डायरेक्टर में से इलेक्ट होगा और उनमें से वो जो रहेगा चेयरपर्सन जो रहेगा ऑडिट कमेटी का वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और वो मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होगा, ठीक है ना, मेंबर्स में से। फर्दर रिजॉल्व दैट द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी 3 डायरेक्टर्स। कोरम जो होगी 3 डायरेक्टर, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
कोरम जो रहेगी ऑडिट कमेटी की वो कम से कम 3 डायरेक्टर तो रहेगी और साथ साथ में उनमें से 2 डायरेक्टर जो रहेंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए कोरम में, ठीक है ना। रिजॉल्व फर्दर दैट द ऑडिट कमेटी शैल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एज इन सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 बट नॉट लिमिटेड टू मेक द रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, ठीक है ना। रिजॉल्व दैट फर्दर कि ऑडिट कमेटी शैल परफॉर्म करना चाहिए सभी फंक्शंस जैसा कि सेक्शन 171 177 और सबसेक्शन 4 में लिखा गया है, बट नॉट लिमिटेड टू, ये लिमिटेड नहीं रहना चाहिए सिर्फ इस हद तक की रिकमेंडेशन ऑफ द फॉर द अपॉइंटमेंट और रिम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कि सिर्फ रिकमेंडेशन के रहेगा अपॉइंटमेंट का या रिम्यूनरेशन ऑडिटर्स का, इस हद तक नहीं रहना चाहिए। रिव्यू करना है, मॉनिटर करना इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। Further resolve that the audit committee shall review quarterly annual financial statement and submit the same to the board. फर्दर रिजॉल्व कर रहा है कि ऑडिट कमेटी को रिव्यू करना चाहिए क्वार्टरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना चाहिए उसकी रिपोर्ट बोर्ड को, ठीक है ना। रूल 6 में क्या होता है, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी, दूसरा पॉइंट था कौन कौन सी कंपनीज को जरूरत है। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, कौन कौन सी कंपनीज, जिस सभी पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिनका आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स या डिबेंचर्स डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज्यादा है। 10 ये 3 चीजें, 3 क्राइटेरिया वाली कंपनीज को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी, सभी लिस्टेड कंपनीज को, साथ साथ में सभी पब्लिक कंपनीज 10-150 से के अंतर्गत आती है। 10 करोड़ की कैपिटल, 50 करोड़ का 100 करोड़ का टर्नओवर या 50 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स डिपॉजिट्स एग्रीगेट में, ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है द लाइकली टर्नओवर शैल बी 100 करोड़ और मोर और द कैपिटल शैल बी 10 करोड़ और मोर। इन दिस प्रेजेंट क्वेश्चन टर्नओवर मान लिया गया कि 100 करोड़ से ज़्यादा होगा या फिर कैपिटल जो होगी 10 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है ना। तीसरा, द ऑडिट कमेटी इज एम्पावर्ड, ऑडिट कमेटी के पास क्या क्या पावर है। कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल के बारे में मालूम करना चाह सकती है ऑडिटर्स से, ठीक है ना। स्कोप ऑफ ऑडिट का स्कोप कितना है, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू ले सकती है ऑडिटर्स से, ठीक है ना। दूसरा, डिस्कस कर सकती है कोई भी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये 2 चीज़ मेनली कर सकती है, ऑडिटर्स से क्या क्या कमेंट्स ले सकती है। दूसरा, कोई रिलेटेड इश्यूज जो है इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिटर से और मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकती है। पहले ऑडिटर से किस पे कमेंट ले रही है, इंटरनल कंट्रोल पे, स्कोप ऑफ ऑडिट पे और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो ये इस प्रकार से वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया और टोटली अपन ने 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को 3 बार जरूर से देख लीजिएगा क्योंकि 12 से 13 मार्क्स का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए जरूर से देख लीजिएगा, आखिरी तक तो जरूर से देखना, 2 से 3 बार देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम में। एंड थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।